आज हम करने जा रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग का रिवीजन विद पीवाईक्यू। ओके, तो सबसे पहले हम जो चीजें बेसिक है उसको देख लेते हैं, क्योंकि हम हर बार गलती कहीं ना कहीं जो हमारी बेसिक चीजें होती है ना उसी में करते हैं। तो सबसे पहले एक बार मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। हम लॉजिकल रीजनिंग में स्टार्टिंग में जो हमारा बेसिक होता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होती है? कोई भी जो कोई भी ऐसी जिसमें हम डिक्लेरेटिव करते हैं यानी कि जिसमें हम कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं या फिर कुछ ना कुछ अपने तर्क रखते हैं। ओके, वो होती है स्टेटमेंट। यानी कि नॉर्मली कोई भी वाक्य जिसमें या तो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं किसी चीज को या फिर हम अपने इमोशन उसमें बता रहे हैं, वो स्टेटमेंट हो गई। एक होता है आर्ग्यूमेंट। स्टेटमेंट और आर्गुमेंट में क्या होता है? स्टेटमेंट अकेली होती है, ठीक है, स्टेटमेंट है उसको हम प्रोपोजिशन भी बोलते हैं। जो स्टेटमेंट है, कई सारी स्टेटमेंट मिलके एक आर्गुमेंट बनाती है। जब स्टेटमेंट कई सारी स्टेटमेंट मिल जाती है तो क्या बनाती है? वो आर्गुमेंट बनाती है, ठीक है। तो स्टेटमेंट के लिए हम नॉर्मली जो चीजें यूज करते हैं, स्टेटमेंट हो गया, इसका सेकंड हम प्रोपोजिशन भी है, तो उसके लिए क्या होगा? स्टेटमेंट के लिए हम या तो ट्रू वर्ड यूज करते हैं या फॉल्स। आर्ग्यूमेंट के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? वैलिड और इनवैलिड। ये चीजें याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे हर बार क्वेश्चन बन जाता है। वो कई बार आपको ये एज इट इज दे देगा, कई बार ये आपको रिवर्स करके दे देगा कि स्टेटमेंट वाइज ही क्वेश्चन होते हैं। उसमें आपको स्टेटमेंट के साथ वैलिड और इनवैलिड दे देगा, आर्ग्यूमेंट के साथ ट्रू या फॉल्स दे देगा। ओके, तो आपको ये याद रखना है। अब जो आर्ग्यूमेंट होती है वो दो तरह की होती है। कौन कौन सी दो टाइप्स आर्ग्यूमेंट के? इंडक्टिव और डिडक्टिव। इंडक्टिव। डिडक्टिव में क्या होता है कि अगर हमारा जो प्रीमाइज है वो ट्रू है तो हमारा कंक्लूजन भी क्या होगा? वो 100% ट्रू होगा। इंडक्टिव में क्या होता है कि अगर हमारा जो प्रीमाइज है ट्रू है, कंक्लूजन ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इनकी कंक्लूजन में क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है। ये हम ये कंफर्म नहीं कह सकते कि अगर ये ट्रू है तो ये इसका कंक्लूजन भी ट्रू होगा। लेकिन डिडक्टिव में क्या कर सकते हैं? डिडक्टिव में हम श्योरली कह सकते हैं कि अगर प्रीमाइस ट्रू है तो कंक्लूजन भी 100% ट्रू होगा। ये सब आपको पता है। इसमें क्या जाते हैं हम? यहाँ पे टॉप टू बॉटम जाते हैं। और पेंसिल क्यों नहीं रख? इसमें हम कैसे जाते हैं? इंडक्टिव में कैसे जाते हैं हम? बॉटम टू अप। ओके, अब जो डिडक्टिव है उसके डिडक्टिव के कौन कौन से टाइप होते हैं? जल्दी बताओ। वैलिड और इनवैलिड। वैलिड और इनवैलिड। वैलिड के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? साउंड और अनसाउंड। और इनवैलिड के कौन से टाइप होते हैं? ओनली साउंड। अनसाउंड। सॉरी, हाँ अनसाउंड ही होगा। इंडक्टिव के कौन कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग वीक। और attention क्यों नहीं?
स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग के टू टाइप्स कौन कौन से होते हैं? कोजेंट और अनकोजेंट। एक मिनट दो। कोजेंट और अनकोजेंट। वीक के कौन कौन सा होते हैं? अनकोजेंट। तो देखो, वैलिड और इनवैलिड में क्या होता है? वैलिड क्या होता है? जब डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है, हमें पता है वो हमारी कितने कैसी होती है। अगर हमारा प्रीमाइस ट्रू है तो कंक्लूजन भी ट्रू होगा। अब उसके दो टाइप है, वैलिड और इनवैलिड। वैलिड वैलिड में क्या होता है कि जब भी वैलिड को हम किससे, वैलिड जब हम देखते हैं कि ये जो भी स्टेटमेंट है, आर्ग्यूमेंट है, वैलिड है या इनवैलिड है, उसके लिए हम कौन सा डायग्राम बनाते हैं? वेन डायग्राम, जो मैंने आपको बताया था। उस आगे अगर क्वेश्चन आएगा तो हम उसमें भी बना के देख लेंगे। और जो अगर उस वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग वो ना बैठे या उसका वेन डायग्राम ना बने तो वो हो जाती है इनवैलिड। अब वैलिड में साउंड कौन सी होती है? जो यूनिवर्सल होती है, यानी कि जिसमें सारी की सारी प्रीमाइज कैसी होती है? ट्रू होती है। और अनसाउंड क्या होती है? जिसमें एटलीस्ट वन प्रीमाइज है, अगर वो फॉल्स हो जाए तो वो अनसाउंड हो जाएगी। उसी तरह इंडक्टिव में है, कोई भी स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट जिसके होने की प्रोबेबिलिटी हाई हो, वो हो जाती है स्ट्रॉन्ग। और कोई ऐसी स्टेटमेंट जिसके होने की प्रोबेबिलिटी तो हो लेकिन वो बहुत कम परसेंटेज में हो, वो हो जाती है वीक। और कोजेंट अनकोजेंट साउंड और अनसाउंड की तरह ही है। जैसे जिसमें अगर सभी की सभी प्रीमाइज ट्रू है तो वो कोजेंट हो जाएगा। अगर उसमें कोई भी प्रीमाइज कैसी है, फाल्स है, तो वो अनकोजेंट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन बताइए, आप सब लोग सभी आंसर करेंगे कमेंट में। ओके, आप सभी के आंसर आ रहे हैं। तो इसमें क्या है, जैसे अभी हमने किया है कि ट्रूथ और फॉल्स किसके लिए यूज किया जाता है? स्टेटमेंट के लिए, लेकिन उसने यहाँ पे क्या दे दिया? आर्ग्यूमेंट। और वैलिड और इनवैलिड किसके लिए यूज किया जाता है? आर्ग्यूमेंट के लिए। यानी किसने क्या दे दिया? एक दूसरे का दे दिया, रिवर्स में दे दिया। तो इसमें क्या होगी? दोनों की दोनों स्टेटमेंट कैसी है? इनकरेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन बताइए, कंक्लूजन कैसा होता है? प्रोबेबिलिटी। तो कैसा हो गया कंक्लूजन? प्रोबेबल होता है। और उसमें डिडक्टिव में कैसा होता है? 100% करेक्ट है। अगर हमारी प्रीमाइस ट्रू है तो कंक्लूजन भी प्रीमाइस को फॉलो करेगा, तो इसका मतलब वो भी 100% ट्रू होना चाहिए। ये बताइए। ये सब हम पहले कर चुके हैं, आज हमारी रिवाइज क्लास है तो हम बहुत जो कॉमन कॉमन चीजें वो लेके चलेंगे। सभी कमेंट में आंसर करेंगे। किसी का आंसर सी आ रहा है, किसी का भी आ रहा है, बाकी सब भी आंसर करेंगे। स्क्रीन चली गई, हम्म दिख नहीं रहा है मैंने, कहाँ चला गया? तो कैसी होती है? जब कौन सा ऐसी आर्ग्यूमेंट है जो पर्टिकुलर टू जर्नल होती है? पर्टिकुलर टू जर्नल कौन सी होती है? इंडक्टिव। इंडक्टिव होती है। और जर्नल टू पर्टिकुलर कौन सी होती है? डिडक्टिव। 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 ओके। द मेजर टर्म इज द मेजर टर्म्स क्या होती है?
predicate of the conclusion. देखो कौन? हमारे पास तीन स्टेटमेंट होती है उसमें, तो उसमें पहली दो तो क्या होती है, प्रीमाइस, लास्ट वाली होती है कंक्लूजन। आर्ग्यूमेंट में क्या होते हैं, 2 प्रीमाइस होते हैं और 1 कंक्लूजन होता है, ठीक है। ऑल ए आर, हम कोई भी ऐसे मान के चलते हैं, ए और बी की जगह पे कुछ भी हो सकता है, ऑल तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है मेजर टर्म्स, मिडल टर्म्स और माइनर टर्म्स। मिडल टर्म्स कौन सी होती है, जैसे नाम से पता चला जो मिडल है यानी कि बीच की है, तो इन दोनों में जो भी मिडल टर्म्स हम हमेशा प्रीमाइस के अंदर देखते हैं। मिडल टर्म्स कहाँ पे देखते हैं, प्रीमाइस के अंदर। तो मिडल टर्म्स क्या होती है, जो दोनों में कॉमन हो वो होती है मिडल टर्म्स, ओके। और जो हम मेजर और माइनर टर्म देखते हैं वो हमेशा कंक्लूजन में देखते हैं। मेजर और माइनर टर्म्स हमेशा कंक्लूजन में देखते हैं। उसमें जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है, मेजर टर्म्स का जो भी सब्जेक्ट होता है वो होता है माइनर टर्म्स, और जो भी कंक्लूजन के अंदर जो भी प्रेडिकेट होता है वो होता है मेजर टर्म्स। अब ये कैसे होगा, देखो कोई भी स्टेटमेंट है उसके अंदर 4 एलिमेंट्स होते हैं। कोई भी स्टेटमेंट है उसके अंदर 4 एलिमेंट्स होते हैं। पहला कौन सा होता है, क्वांटिफायर, ठीक है, यानी कि जो उसकी क्वांटिटी को दर्शाता हो। उसके बाद होता है सब्जेक्ट, लास्ट में होता है प्रेडिकेट, और बीच वाला होता है जो इन दोनों को जोड़ने का काम करता है, वो होता है कोप्यूला। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी कंक्लूजन में सब्जेक्ट होगा वो माइनर टर्म्स होगा, और कंक्लूजन में जो भी प्रेडिकेट होगा वो मेजर टर्म्स होगा। अब इसमें बताइए क्या है आंसर। मैम सभी सी। सी ऑप्शन, कंक्लूजन का प्रेडिकेट। तो इसमें देखो क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया कि मेजर टर्म्स कौन सी है। तो अभी हमने पढ़ा है कि मेजर टर्म्स क्या होती है। मेजर टर्म्स होती है, किसमें देखते हैं हम मेजर टर्म्स, हम देखते हैं कंक्लूजन में। कंक्लूजन में कौन सी होती है, प्रेडिकेट। देखो हमने टॉपिक किया था डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड का। हमारे पास 4 स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट कितने तरह की होती है, 4 होती है। कौन कौन सी, एक तो होती है यूनिवर्सल अफर्मेटिव, एक होती है यूनिवर्सल नेगेटिव, एक होती है पर्टिकुलर अफर्मेटिव, और एक होती है पर्टिकुलर नेगेटिव। यूनिवर्सल अफर्मेटिव कौन सी होती है, ऑल वाली। और यूनिवर्सल नेगेटिव कौन सी होती है, नेगेटिव यानी कि नो। होती है पर्टिकुलर अफर्मेटिव। पर्टिकुलर अफर्मेटिव कौन सी होती है, सम। पर्टिकुलर नेगेटिव कौन सी होती है, सम नोट। हमारे पास स्टेटमेंट 4 टाइप्स में होती है, या तो वो यूनिवर्सली होगी या फिर वो पर्टिकुलरली होगी, ठीक है। स्टेटमेंट कैसी होती है, तो यूनिवर्सल होती है, पर्टिकुलर होती है। यूनिवर्सल यानी कि जो पूरी की चीजों को डिनोट करे, ठीक है। पर्टिकुलर यानी कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो किसी भी चीज के एक पर्टिकुलर हिस्से को, एक पार्ट को डिनोट करे। अब इसमें क्या होगा, वो यूनिवर्सल नेगेटिव भी हो सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है। जो भी पॉजिटिव होती है स्टेटमेंट, यूनिवर्सल पॉजिटिव होती है, उसको बोला जाता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव। और जो भी स्टेटमेंट यूनिवर्सल नेगेटिव होती है वो किससे डिनोट की जाती है, नो से। उसी तरह से जो पर्टिकुलर पॉजिटिव होती है वो कौन सी होती है, सम, और उसको क्या बोला जाता है, पर्टिकुलर अफर्मेटिव। और पर्टिकुलर नेगेटिव कौन सी होती है, सम नोट, ओके। अब हम इसमें अब हम इसमें देखेंगे कि कौन सी
कौन सी डिस्ट्रीब्यूटेड होगी और कौन सी अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगी? अब हम डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है? जो एक होल पार्ट को, पूरे के पूरे होल को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है? जो किसी भी स्मॉलेस्ट पार्ट को, किसी सम पार्ट्स को डिनोट करता है। अब देखो, जिसके साथ भी ओल लगा हो, नो लगा हो, नोट लगा हो, वो क्या होता है? वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। और जिसके साथ सम लगा हो, वो होती है अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, जी अब मैम एक all- बार दोबारा रिपीट कर दीजिए प्लीज। कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसके साथ भी ओल लगा मिलेगा, नो मिलेगा या नोट मिलेगा, उसे बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटेड। और जिसके साथ सम होगा उसे बोला जाता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये किस तरह से देखेंगे? देखो, इस स्टेटमेंट में देखते हैं हम कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूटेड है, कौन सी नहीं। इस स्टेटमेंट में देखो, इस स्टेटमेंट में क्या है? यहाँ पे ओल लगा हुआ है, ठीक है। तो मैंने अभी बताया, जिसके साथ ओल मिले, नो मिले या नोट मिले, वो हो जाती है डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इसमें क्या है? सम। तो सम कैसी होगी? अनडिस्ट्रीब्यूटेड। अनडिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन अब हमें देखना है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में, यानी कि हमें पता होना चाहिए कि उसमें सब्जेक्ट कैसा और प्रेडिकेट कैसा। सब्जेक्ट भी देखना, प्रेडिकेट भी देखना। अब हम सब्जेक्ट का तो नॉर्मली निकाल लेते हैं कि ये कैसा है, क्योंकि इसके साथ में लगी हुई है तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। या आप सीधा सीधा इसको याद रख लो कि जो ओल वाली टर्म्स होती है उसमें सब्जेक्ट कैसा मिलता है? डिस्ट्रीब्यूटेड। और प्रेडिकेट कैसा मिलता है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड। नो में क्या मिलता है? दोनों के दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, सब्जेक्ट भी और प्रेडिकेट भी। सम में क्या होता है? सम में दोनों के दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और सम नोट में क्या होता है? जो सब्जेक्ट होता है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है और प्रेडिकेट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ओल्स में क्या होता है? दोनों के दोनों ओल्स में क्या होगा? सब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रेडिकेट कैसा होगा? अनडिस्ट्रीब्यूटेड। नो में क्या होता है? दोनों के दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। सम में क्या होता है? दोनों के दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और सम नोट में क्या होता है? सिर्फ प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और जो सब्जेक्ट होता है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ओके, अब इस पे बताइए। ऑप्शन 2 मैम। बाकी सभी कमेंट करेंगे। फर्स्ट अब आपको सबसे पहले ये देखना आना चाहिए कि यहाँ पे दिया गया कि कोई भी प्रोपोजिशन जिसमें क्या होता है? पर्टिकुलर अफर्मेटिव है, यानी कि इसमें पूछी गई पर्टिकुलर अफर्मेटिव के बारे में कोई चीजें पूछी गई है। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर अफर्मेटिव कौन सी होती है। स्टेटमेंट क्या होगी पर्टिकुलर अफर्मेटिव की? कोई भी स्टेटमेंट बता दीजिए। सम से होगी मैम, सम। स्टार्ट हो गया, दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो गए। ठीक है, यहाँ पे देखो, दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड। अब हम इसको किससे अब हम इसको देखो, यहाँ पे सम हो गया। अभी हमने यहाँ पे क्या किया था? सम में क्या होता है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड। अनडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो अब यहाँ पे जाके हमें बताना होता है कि इसमें क्या है, ना तो सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड हो ना ही प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको ये याद रखना है कि ओल, नो, यहाँ पे ओल को किससे डिनोट किया जाता है? ए से। ए से। ई को और नो को ई से। ई से। सम को ई से, सम को आई आई से, और सम नोट को सम नॉट को ओ। ओ।
तो ये आपको किसी भी तरह से आ सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑल को डिनोट किया जाता है ए से, नो को डिनोट किया जाता है ई से, सम को आई से और सम नोट को ओ से। ओके, अगर यहाँ पे मैं पर्टिकुलर अफर्मेटिव ना देके, अगर मैं यहाँ पे आपको यूनिवर्सल अफर्मेटिव दे देती, यहाँ पे मान लो यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, तब बताइए इसका क्या आंसर होगा। सब्जेक्ट स्टेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड और प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड। सही है। तो आपको ये चीजें याद करनी है, एक दो बार याद करोगे तो हो जाएंगे। सॉरी, अब हम करते हैं आगे। आगे पूछा गया हमसे कि कौन सी स्टेटमेंट मूड और फिगर, सॉरी मौसम चेंज की वजह से। देखिए अब हमसे आगे पूछा गया मूड और फिगर। अब मुझे ये बताइए, मूड को हम किससे देखते हैं और फिगर को किससे देखते हैं। मैम फिगर को तो मिडल टर्म से देखते हैं और मूड को क्वांटिफायर से देखते हैं सर। फिगर को हम किससे देखेंगे, मिडल पार्ट से, यानी कि मिडल टर्म से। मूड और फिगर को हम किससे देखते हैं, क्वांटिफायर से। अब इसमें क्वांटिफायर से कैसे, यानी कि ऑल के बेस पे, ऑल, नो, सम है या सम नोट है। मिडल के बेस पे कैसे, कि मिडल टर्म्स कहाँ पे प्रेजेंट करती है, वो एज ए सब्जेक्ट प्रेजेंट है, एज ए प्रेडिकेट प्रेजेंट है, वो कैसे है। अब मूड तो हम इजिली देख लेंगे, मूड कैसे देख लेंगे, इसमें क्या देख, इसमें मूड बताइए क्या होगा। AII। SP। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ओल। ओल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आई। यहाँ पे सम है, तो सम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। यहाँ पे क्या है, आई। सम है। अगर यहाँ पे सम नॉट होता तो ओ आ जाता। ठीक है, आपको ये भी देखना, कई बार हम ये करते हैं कि सिर्फ सामने वाला देख के हम सोचते हैं कि सिर्फ सम है, हमें पूरी स्टेटमेंट पढ़नी होती है कि उसमें आगे नोट भी दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। तो इसका मूड क्या हो गया, इसका मूड हो गया AII। ठीक है, मूड तो ये हो गया। अब फिगर कैसे देखते हैं हम, फिगर हम देखते हैं मिडिल टर्म से, और हमें हमें पता है कि मिडिल टर्म्स किसमें मिलती है, प्रीमाइज में। यहाँ पे M का मतलब है मिडिल टर्म्स, P का मतलब है प्रेडिकेट। स्क्रीन काम ही नहीं कर रही आज। अब देखो, हमें 4 फिगर देखने होते, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4। अब हम कैसे देखते हैं, फिगर 1 हम कैसे देखते हैं, जहां पे कोई भी स्टेटमेंट होगी, अगर उसके जो सब्जेक्ट
मिडल टर्म्स है और प्रेडिकेट उसमें प्रीमाइज सेकंड में क्या है, प्रेडिकेट मिडल टर्म्स है, यानी कि इस वे में मिडल टर्म्स वहां पे है तो फिगर 1 हो गया। अगर कोई भी स्टेटमेंट जिसमें दोनों जो प्रेडिकेट होते हैं उसके अंदर मिडल टर्म्स प्रेजेंट होती है तो फिगर 2 हो गया। उसी तरह कोई भी स्टेटमेंट जिसके दोनों सब्जेक्ट्स में मिडल टर्म्स प्रेजेंट होती है वो 3 फिगर हो गया। ओके, और कोई भी स्टेटमेंट जिसमें फर्स्ट प्रीमाइज में क्या होता है एज ए प्रेडिकेट और सेकंड में क्या होता है एज ए सब्जेक्ट यूज होता है, वो 4 स्टेटमेंट हो गई। यानी कि जहां पे जो मिडल टर्म्स है वो इस वे में यूज हुई मिलेगी वो हो गया फिगर 1, जिसमें इस तरह सीधी लाइन में होगी वो हो गया फिगर 2। और जी इसमें एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे क्या था एज ए प्रेडिकेट, दोनों में क्या है प्रेडिकेट, यहाँ पे क्या है दोनों में सब्जेक्ट यूज है तो वो 3 फिगर 3 हो गया। और कोई भी स्टेटमेंट जिसमें यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में एज ए प्रीमाइज, सेकंड स्टेटमेंट में एज ए सब्जेक्ट है तो वहां पे 4 हो जाएगा। ये टॉपिक वैसे तो बहुत इजी है अगर आपको एक बार इन लाइन का पता चल गया तो। और अब इसका क्वेश्चन दोबारा से देने लग गए हैं एग्जाम में, तो अब इसके बेस पे आप बताइएगा कि इसमें कौन सा फिगर है। आपको क्या Third. देखना, आपको देखनी है मिडल टर्म्स। मिडल टर्म्स कहाँ पे कैसे प्रेजेंट है, सब्जेक्ट में है मैम, 3rd होगा। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिडल टर्म्स क्या, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मिडल टर्म्स क्या होती है जो दोनों में कॉमन होती है। अब यहाँ पे भी क्या है वो सब्जेक्ट है, सेकंड में भी क्या है सब्जेक्ट है, तो जिसमें दोनों में सब्जेक्ट हो वो कौन सा फिगर होगा 3rd फिगर। 3rd। और अगर ये यहाँ पे ना आके अगर ये यहाँ पे आ जाता है तब क्या होता है, फिगर 1 फिगर। ओके। अगर ये यहाँ पे ना आके यहाँ पे होता तब कौन सी फिगर होती है, प्रेडिकेट और प्रेडिकेट क्या मैम, नहीं सेकंड अगर ये जो आर्टिस्ट है यहाँ पे ना आके अगर ये यहाँ पे प्रेडिकेट के रूप में यूज होता तब कौन सी फिगर होता 4 फिगर। 4 फिगर। अगर ये यहाँ पे ना होके यहाँ पे होता इस लाइन में होती है दोनों, सेकंड फिगर। वेरी गुड, सही है। अब आ गया सभी को कंफर्म है, जी कोई ऐसा जिसको नहीं आया अभी बता दो। नहीं आ रही है, ऊपर ऊपर से जा रहा है। मैम मुझे भी समझ नहीं आया है, मेरे को तो क्वेश्चन भी समझ में नहीं आ पा रहा है, कहाँ से कहाँ पूछ रहे हैं। तो ये नहीं आया है या कोई भी नहीं आया, नहीं, जो ऊपर आपने अभी स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, डिडक्टिव, इंडक्टिव पढ़ा वो सब समझ में आ गया, मेजर टर्म भी निकालना आ गया, बाकी ये नहीं आया जो अभी आपने कराया है। मूड और फिगर वाला, यस मैम। डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड आ गया, हाँ वो तो देख के पता चल जाएगा मैम। ओके ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, आपको कोई भी नॉर्मली आपको स्टेटमेंट दी जाएगी, ठीक है, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसका मूड या फिगर बताइए, आपको मूड और फिगर दोनों पूछ लेंगे। अब आपको मूड पता है कि मूड कैसे होता है, मूड होता है हम किसके क्वांटिफायर के बेस पे, क्वांटिफायर यानी कि ऑल, नो, सम नोट। अब वहां पे हम क्या करेंगे, बहुत इजी है, उसमें हम सिर्फ उसको जिस चीज से डिनोट करते हैं वो लिख देंगे। ऑल को किससे डिनोट किया जाता है, ए से। यहाँ पे ये इसके हिंदी में दिए गए तो आप इससे कंफ्यूज मत होना, ओके। यस देखो यहाँ पे क्या है, ऑल को किससे डिनोट किया जाता है, ए से। सम को किससे डिनोट किया जाता है, आई से। यहाँ पे भी सम है तो इसको भी किससे डिनोट कर देंगे, आई से। तो ये तो इतना हो गया, ये तो हो गया इसका मूड। अब हमें पता करना है इसका फिगर, फिगर किस पे डिपेंड होगा, वो होगा मिडल टर्म्स पे। अब आपको मिडल टर्म्स पता होनी चाहिए, क्या होती है मिडल टर्म्स, सब्जेक्ट नहीं मिडल Common. टर्म्स क्या होती है, जो दोनों में कॉमन हो,
उसके दो फर्स्ट प्रीमाइज और सेकंड प्रीमाइज में जो कॉमन होती है वो होती है मिडल टर्म्स। अच्छा, यहाँ पे फिर आर्टिस्ट है दोनों में कॉमन, देखो तो यहाँ मिडिल टर्म आएगा। क्या हमारे पास 3 टर्म्स होती है, मिडल्स, मेजर्स और माइनर। जो हम मिडल टर्म्स देखते हैं वो हमेशा प्रेडिकेट्स उस प्रीमाइज के अंदर देखते हैं, ठीक है। प्रीमाइज कौन कौन सी होती है, पहली 2 प्रीमाइज होती है और जो लास्ट वाला होता है वो कंक्लूजन होता है। अब फर्स्ट प्रीमाइज के अंदर और सेकंड प्रीमाइज के अंदर हम क्या देखते हैं, मिडल टर्म्स। मिडल टर्म्स कौन सी होगी, जो दोनों में कॉमन होगी। यहाँ पे कॉमन क्या है, आर्टिस्ट। और मेजर टर्म्स क्या होगी, मेजर टर्म्स और माइनर टर्म्स हम हमेशा कंक्लूजन में देखते हैं। कंक्लूजन में जो एज ए सब्जेक्ट यूज होती है, जो सब्जेक्ट के रूप में यूज होती है वो होती है माइनर टर्म्स, और जो प्रेडिकेट के टर्म में यूज होती है वो होती है मेजर। सब्जेक्ट क्या होता है, जो क्वांटिफायर के बाद आता है, यानी कि ऑल सम नोट के बाद जो भी वर्ड आएगा वो हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद जो सबसे लास्ट में आएगा वो हो गया प्रेडिकेट, और उन दोनों को जोड़ने वाली कोई भी, जैसे हेल्पिंग वर्ड है हमारी यहाँ पे, वो हो गई कॉपुलर। इतना कंफर्म है, क्लियर है सभी तो को? यहाँ पे तो ऑल के बाद आर्टिस्ट आ रहा है ना, तो वो सब्जेक्ट है ना। हाँ, यहाँ पे वो आर्टिस्ट सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे प्रेडिकेट क्या हो गया, यहाँ पे इगोस्टिक। predicate- हाँ, तो सेकंड स्टेटमेंट में सब्जेक्ट क्या है, सेकंड में आर्टिस्ट, भी आर्टिस्ट है, और प्रेडिकेट पॉपुलर, पॉपर्स। पॉपर्स थर्ड स्टेटमेंट में। पॉपर्स तो आपका सब्जेक्ट हो गया, इगोइस्टिक आपका प्रेडिकेट हो गया। ओके, इतना कंफर्म है। हाँ जी। अब यस मैम। यहाँ पे अब हम क्या देखेंगे, देखो अब जहाँ पे मैंने बताया था जो सब्जेक्ट होती है वो हमारी माइनर टर्म्स होती है। कई बार ये पूछ लेते कि माइनर प्रीमाइज कौन सी होगी, माइनर प्रीमाइज कौन सी होगी, जो भी कंक्लूजन में एज ए सब्जेक्ट यूज है वो टर्म्स ऊपर वाली प्रीमाइज में जहां कहीं भी होगी उसी को हम बोल देते हैं माइनर टर्म्स। अब यहाँ पे कहाँ पे है, इसमें है, तो ये माइनर टर्म्स हो गई। इगोइस्टिक कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये इगोइस्टिक क्या, मेजर टर्म्स, तो ये मेजर स्टेटमेंट हो गई, ठीक है। यस मैम। मेजर प्रीमाइज हो गई, माइनर प्रीमाइज हो गई, इतना आ गया आपको। जहां पे देखो Yes, हमें सबसे पहले कहाँ पे देखना है, हमें देखना है कंक्लूजन में। अब कंक्लूजन में देखने के बाद जो भी वर्ड है यहाँ पे हमारी ये क्या हो गई, माइनर टर्म्स हो गई। अब हम देखेंगे कि यही वर्ड हमें और कहाँ पे मिला हुआ प्रीमाइज में। जिस भी प्रीमाइज के अंदर ये मिलेगा वो कौन सी प्रीमाइज हो जाएगी, वो माइनर प्रीमाइज हो जाएगी। उसी प्रकार हम प्रेडिकेट को देखेंगे, प्रेडिकेट में हमें जो भी वर्ड मिलेगा, अब हम ऊपर प्रीमाइज में जाके देखेंगे कि वो वर्ड कहाँ पे है, वो जिस भी वो होगा, प्रीमाइज 1 में होगा या प्रीमाइज 2 में होगा, उसको बोला जाता है मेजर टर्म्स। क्लियर है इतना? यस मैम। यस। अब इसमें बताइए मिडल टर्म्स। अभी मैंने आपको कहा था कि मिडल टर्म्स आपको जो फिगर निकालना है वो मिडल टर्म्स के बेस पे निकालना है। अब आपको मिडल टर्म्स की पोजीशन देखनी आनी चाहिए कि वो कैसी है। अब उसके फिगर्स के हम अलग अलग नाम देते, किस तरह से, अगर वो दोनों में एज ए सब्जेक्ट उसमें यूज है, एज ए सब्जेक्ट यूज है, यानी कि दोनों में ही सब्जेक्ट में मिडल टर्म्स है, तो क्या हो जाएगा, वो फिगर 2 हो जाएगा। सॉरी, वो फिगर क्या हो जाएगा, फिगर 3 हो जाएगा। और अगर स्टेटमेंट जो मिडिल टर्म्स है वो किस में होती है, एज ए प्रेडिकेट यूज होती है, वो क्या हो जाएगी, वो सेकंड फिगर हो जाएगा। ओके, ये तो हो गई कि दोनों में, अगर दोनों में एज ए प्रेडिकेट यूज है या दोनों में एज ए सब्जेक्ट यूज है। जहां पे दोनों में एज ए प्रेडिकेट है वो हो जाएगी फिगर सेकंड, और दोनों में जहां पे एज ए सब्जेक्ट यूज है वो हो जाएगी फिगर 3। अब हम देख रहे हैं कि ये किस वे में मिलेगी, डायगोनली मिलेगी आपको, यानी कि तिरछी वे में, ठीक है। अब डायगोनली हमें कैसे देखना है कि जिसमें एक में तो सब्जेक्ट हो जाएगी ये, दूसरे में क्या हो जाएगी, प्रेडिकेट हो जाएगी। जिसमें एक में तो यहाँ पे मिले, सेकंड स्टेटमेंट में वो लास्ट में जाके मिले, वो फिगर 1 हो गया। उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, फिगर 4 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे ये देखना आना चाहिए कि ये कहाँ पे रखी हुई है। अब यहाँ पे बताइए किस तरह से दी गई है ये,
सब्जेक्ट में है मैम, दोनों में। दोनों में सब्जेक्ट में, और कौन सी टर्म थी, तो कौन सा फिगर था जिसमें दोनों में थी? थर्ड में। कलाकार। देखो हमारे पास क्या इस तरह की लाइनें बनती है ना, एक तो लाइन बनती है इस तरह से, है ना, एक लाइन बनती है इस तरह से, ठीक है, एक बनती है लास्ट में, एक इस तरह से बनती है, यानी कि हमारे पास क्या 4 लाइनें बनती है। यहाँ पे कुछ रूल है क्या? हाँ, अगर ये इस रूल वे ही में तो मिले, बता रहे हैं। ठीक है, हाँ मतलब ये कॉर्नर टू कॉर्नर बोल रहे हैं ना, एम करके, मेजर माइनर, तो वहां पे वही मैं एम का पूछ रही हूँ। मतलब मिडल टर्म्स है, एस का मतलब सब्जेक्ट है, और पी का मतलब प्रेडिकेट है। ऐसे या फिर ऐसे, दो ऐसे हो गए और एक आपका ऐसे हो गया। अब जिसमें भी आपको इस वे में मिलेगी, यानी कि तिरछी वे में मिलेगी, वो हो गई फिगर 1। जिसमें आपको ऐसे अपोजिट, इसके अपोजिट मिलेगी, वो हो गई फिगर 4। अब जिसमें आपको किसमें मिलेगी, एज ए प्रेडिकेट मिलेगी, दोनों इस वे में मिलेंगे, एक सीध में मिलेंगे, वो हो गया आपका फिगर 2। और जिसमें आपको एज ए सब्जेक्ट मिलेंगे, वो हो गया फिगर 3। तो हम इसको डी से डिनोट करके देख लेते हैं कि ऐसे, ये हो गया 1, ये हो गया 2, यानी कि बाद में मिलता है ना, प्रेडिकेट में मिलता है ना, तो 2, और अगर वो सब्जेक्ट में मिल रहा है तो 3, और अगर इस वे में मिल रहा है तो 4। आप लोग इसको इससे याद कर सकते हो, 1 2 3 4। ओके, हाँ। मैम आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। एक्चुअली मैं कोई एग्जांपल देख रही थी, अगर आपको मिल जाए इससे रिलेटेड, ताकि आप ओके मैम। उसको, चलो आप वैसे ही बता दो इसको। अगर मैं लिखूं ऑल ए आर बी, ऑल बी आर, अब मुझे इसमें बताइए कि फिगर क्या होगा, मोड और फिगर क्या क्या होंगे। 4 नंबर का फिगर है पीएस। सभी कमेंट में करेंगे आंसर, ताकि एटलीस्ट मुझे पता चले कि किस किसको आ गया। जिसको नहीं आया वो इस टॉपिक को कर लो, क्योंकि दोबारा से एग्जाम में टॉपिक देने लगे, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के देते हैं, और जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा, तो आप अगर वो घुमाया हुआ है तो ऐसे आप नहीं कर पाओगे। आपको इसका बेसिक क्लियर होना चाहिए। जल्दी सभी कमेंट में करेंगे इसका मूड और फिगर। अभी तक तो किसी का आंसर नहीं आया। मैम एक मिनट, क्वेश्चन फिर से दिखाना। गर्ल्स कुछ भी करो, एटलीस्ट आप करो, आपको पता चलेगा कि आपको आ गई वो चीजें या नहीं आई। मैम मूड तो इसका ए होगा, और जो फिगर मैम है, सम फिगर में इसमें सो है कि डायगोनल सम बन है रहा है। मैम? कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन में सो लिखा है ना कि सम क्या है? नहीं, सो ओ लेयर भी, या यहाँ पे सो हो सकता है, देयर फोर हो सकता है। मैम एक बारी जो फिगर आपने बनाए थे वो डायगोनल मिडिल टर्म का, वो याद नहीं है। वो आप बना के देखो, डी डी बना के देखो, डी बनाना आ रहा है ना, डी बना के देखो, डी में आपको पता चल जाएगा किस तरह से कौन सा फिगर होगा। और जो भी मैं करवा रही हूँ, प्लीज अपनी कॉपी यहाँ में पे
लो, यहाँ पे जो 4 फिगर आएगा क्या? वो मैं आपको सबको साथ में बताऊंगी। सबका हो गया, सबने निकाल लिया? मतलब चलो अभी जो बताए ना वही पुट करके मैं बोल रही हूँ, हाँ, देखो क्योंकि यहाँ अभी, पे ए सब्जेक्ट है ना ऊपर, हाँ, तो ये देखो अभी, सेकंड में तो नहीं है वो। चलो मैं माइन अभी आपको करवाती हूँ। यहाँ पे माइनर टर्म हो गया और सेकंड में मेजर टर्म हो गई। देखो अभी मैं आपको करवाती हूँ। अब सबसे पहले हमें क्या देखना, मूड देखना। अब मूड तो हमें पता चल जाएगा इस वे से। मूड क्या क्या है, ओल ओल ओल, तो तीनों में क्या हो जाएगा, ए। तो मूड तो हो गया हमारा ट्रिपल ए। ओके, अब हम फिगर देखते हैं। फिगर किस में देखेंगे हम? मिडिल फिगर हम टर्म। सिर्फ प्रीमाइज के अंदर देखते हैं। मिडल टर्म्स कहाँ पे मिलेगी, प्रीमाइज में। देखो कॉमन तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे सी भी कॉमन है, यहाँ पे ए भी कॉमन है, लेकिन वो कॉमन किस चीज में होना चाहिए, प्रीमाइज के अंदर। प्रीमाइज 1, प्रीमाइज 2, ये क्या होता है हमारा नीचे वाला कंक्लूजन, कंक्लूजन। जहाँ पे भी सो देयर फोर, इस तरह से, यानी कि दो स्टेटमेंट के बिहाफ पे हम किसी निर्णय पे पहुंचते हैं, वो हो गया कंक्लूजन। अब प्रेडिकेट, इसमें प्रीमाइज में कौन सी कॉमन है, कौन सी स्टेटमेंट कॉमन है, बी। बी है। बी। अब बी का फिगर देखे किस तरह से है, ये क्या इस स्टेट वे में है, माइनर। नहीं है। क्या ये इस वे से है या फिर ये इस वे से है, 4 फिगर। डायगोनली है। तो डायगोनली तो दो होते हैं, ये होता है कि ये होता है, तो अभी हमें कैसे याद रखना, हम इसको डी से याद रख सकते हैं। यानी कि जो इस वे में जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है वो 1, जो लेफ्ट साइड में जा रहा है वो क्या हो जाएगा, ये 4, जो लास्ट में है वो सेकंड, ये क्या होगा, ये थर्ड। 1 और 4 आमने सामने, 2 और थर्ड आमने सामने। ओके, तो ये क्या, कौन सा फिगर हो गया, फिगर 4 हो गया। फोर्थ फिगर। कंफर्म हो गया इतना? मैम चले अब आगे, आ गया समझ में। चले। या यस जी मैम। मैम। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। सभी ये क्वेश्चन करेंगे। अरिस्टोटल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन किया है ना सभी ने? फर्स्ट ऑप्शन आंसर है मैम। देखो अरिस्टोटल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में क्या करते हैं, हमारे पास चार स्टेट में चार वर्ड्स होते, क्या क्या होते, कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्राडिक्टरी, सब अल्टरनेशन। सबने किया है ना ये, कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी, यस मैम। कॉन्ट्राडिक्टरी, सब अल्टरनेशन। अब हम ये रिलेशन किस किस के बीच में देखते हैं, हम ए ई आई ओ के बीच में हम रिलेशन देखते हैं। ए ई आई और ओ, इनके बीच में हम रिलेशन देखते हैं। जो ए और ई के बीच का रिलेशन होगा, ए और ई के बीच का जो रिलेशन होगा उसे बोला जाता है कॉन्ट्रेरी। ओके, जो आई और ओ के बीच का रिलेशन होता है उसे बोला जाता है सब कॉन्ट्रेरी। अब जो ए और ओ के बीच का है या फिर ई और आई के बीच का है उनको बोला जाता है कॉन्ट्राडिक्टरी। ए और आई के बीच का या फिर ई और ओ के बीच का, इसको बोला जाता है सब अल्टरनेशन। कंफर्म है इतना? यस मैम। जी मैम। अब आपसे तो या तो ये पूछ लेगा कि इन दोनों के बारे में स्टेटमेंट दे देगा आपको, सीधा ए या ई नहीं देगा, ए वाली स्टेटमेंट और ई वाली स्टेटमेंट दे देगा। आपको पता है ए को ऑल से डिनोट करते हैं, ई को नो, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑल और नो का जो बीच का रिलेशन होता है वो कैसा होता है, कॉन्ट्रेरी। आई और ओ के बीच का इसका अपोजिट हो जाएगा सब कॉन्ट्रेरी।
अब ए और आई के बीच का या फिर ई और ओ के बीच का, इन दोनों का रिलेशन हो गया सब अल्टरनेशन। उसी तरह से ए और आई के बीच का रिलेशन हो गया सब अल्टरनेशन। अब ए और ओ के बीच का वो हो गया कॉन्ट्राडिक्टरी, ई और आई के बीच का वो भी क्या हो गया कॉन्ट्राडिक्टरी। अब आपसे वो ऐसे स्टेटमेंट पूछता है कि दोनों के दोनों, देखो इसके कॉन्ट्रेरी की स्टेटमेंट क्या होती है कि दोनों के दोनों एक टाइम पे क्या हो सकते हैं, फॉल्स हो सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे ट्रू नहीं हो सकते। ये स्टेटमेंट है, ये आपको याद करनी होगी कि किसकी कौन सी स्टेटमेंट है, और एक दो बार याद करेंगे तो आपको बहुत इजिली याद हो जाएगी। कॉन्ट्रेरी में क्या होता है कि दोनों के दोनों एक टाइम पे क्या हो सकते हैं, फॉल्स हो सकते हैं, लेकिन एक ही टाइम पे ट्रू नहीं हो सकते। उसका एकदम अपोजिट होता है सब कॉन्ट्रेरी। सब कॉन्ट्रेरी में क्या होगा, इसका उल्टा, यानी कि दोनों के दोनों एक टाइम पे क्या हो सकते हैं, ट्रू हो सकते हैं, फॉल्स नहीं हो सकते। अब आ गया कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी में क्या होता है कि जो अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा, यानी कि ये बोलते हैं ना कि कोई ये बोल रहा है कि मुझे पूर्व में जाना, तो कोई उसका विरोधी होगा तो बोलेगा नहीं मुझे पश्चिम में जाना है, यानी कि वो एक दूसरे का क्या करे, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट मतलब विरोध, विरोधाभास, यानी कि वो एक दूसरे का विरोध करे। वो अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा, एक फॉल्स है तो दूसरा ट्रू होगा, और ई और आई का भी यही होगा कॉन्ट्राडिक्टरी। ओके, अब सब अल्टरनेशन में क्या होता है, सब अल्टरनेशन में क्या होता है, अगर यूनिवर्सल ट्रू है, अगर यूनिवर्सल ट्रू है तो पर्टिकुलर भी क्या होगा, ट्रू होगा। ओके, अगर यूनिवर्सल ट्रू है तो पर्टिकुलर भी ट्रू होगा। लेकिन अगर इसका हम अपोजिट नहीं बोल सकते, हम ये नहीं बोल सकते कि अगर पर्टिकुलर ट्रू है तो यूनिवर्सल भी ट्रू होगा, हम ऐसा नहीं बोल सकते। हम सिर्फ इसको एक ही वे में लेके जा सकते हैं कि अगर यूनिवर्सल ट्रू है तो पर्टिकुलर भी ट्रू होगा। लेकिन अगर यूनिवर्सल कैसा है, अगर यूनिवर्सल फॉल्स है तो पर्टिकुलर भी कैसा होगा, फॉल्स होगा। और हम इसका भी अपोजिट नहीं बोल सकते। आपको याद रखना है, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो ट्रू का कॉन्सेप्ट काम करता है, जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो फॉल्स का कॉन्सेप्ट काम करता है। ओके, अब मुझे इसमें बताइए इसका क्या आंसर आएगा। यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जहाँ पे दे कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर, यानी कि वो दोनों एक साथ में ट्रू नहीं हो सकते लेकिन फॉल्स हो सकते हैं। कॉन्ट्रेरी एमएम ए बी एम। कॉन्ट्रेरी है, ठीक है। अब कॉन्ट्रेरी रिलेशन किस किस के बीच में होता है, ए एंड ई। ए एंड डी। तो आपको ए और ई से यहाँ पे स्टेटमेंट बनानी आनी पड़ेगी, यानी कि ए मतलब ऑल की, ई मतलब नो की। तो यहाँ पे आपको कहाँ पे दिखाई दे रही है, ऑल की, ये हो गई नो की, तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ए सही होगा। ओके, सभी को आ गया क्या, कोई ऐसा जिसको अभी भी नहीं आया? ओके, नेक्स्ट बताओ। सभी कमेंट में आंसर करेंगे। वन होगा कंट्रारी। अभी ये क्वेश्चन अभी हमने किया है कि कौन सी स्टेटमेंट, जिस स्टेटमेंट में दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते लेकिन दोनों एक साथ क्या हो सकते हैं, फॉल्स हो सकते हैं, वो हो गई कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट। नेक्स्ट बताएंगे। अब आते हैं हम इमीडिएट इन्फर। इमीडिएट इन्फर वाली किस किस को आती है टेबल, इमीडिएट इन्फर वाली? हम पहले क्लास में कर चुके हैं। यस मैम। अब जो पढ़ के नहीं आया होगा उसका एकदम सिर के ऊपर से जा रहा होगा, अगर उसने अपने बेसिक क्लियर नहीं किए हैं तो। ए ई आई ओ, यहाँ पे हम कैसे करते हैं, स्टार्टिंग में हम डायगोनली लिखते हैं, ट्रू 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 ट्रू, डी ऑप्शन मैम। फिर हम लिखते हैं फॉल्स फॉल्स फॉल्स
स्मॉल यहाँ पे हम करते हैं इसके अपोजिट वाले, यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स, लेकिन किस में आ जाएगा, स्मॉल लेटर में। यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू, लेकिन किस में आ जाएगा वो, फॉल्स ट्रू। ठीक है। यहाँ पे आ गया। अनडिटरमाइंड भी कर सकते हैं, डाउटफुल, दोनों का एक ही मीनिंग है, ठीक है। अब हम कैसे देखते हैं, इसमें कोई भी जो स्टेटमेंट दी जाएगी, यहाँ पे हम किसको प्रेफरेंस देंगे, यहाँ पे हम प्रेफरेंस हमेशा कैपिटल लेटर को देंगे। यहाँ पे क्या दिया गया, सम एनिमल्स आर बर्ड्स। यहाँ पे देखो, अब आपको पता होना चाहिए कि आपको किसके बारे में स्टेटमेंट दी गई। यहाँ पे आपको आई के बारे में स्टेटमेंट दी गई है, सम मतलब आई। अब आपको आई वाले बॉक्स में देखना, आई वाले बॉक्स में आप कैसे देखोगे, वर्टिकली। अब उसने दिया है कि वो कैसा है, अगर फॉल्स। फॉल्स है, यहाँ पे देखो कहाँ पे है फॉल्स, हाँ कैपिटल यहाँ पे। अगर यहाँ पे स्मॉल लेटर में भी फॉल्स होता और कैपिटल में भी फॉल्स होता तो आपको किसको प्रेफरेंस देते, आप हमेशा कैपिटल लेटर को प्रेफरेंस देते और उसके बाद आप स्मॉल लेटर पे जाते। अगर आपसे एक ही ऑप्शन पूछा गया तो आप कैपिटल वाला दोगे, लेकिन अगर आपसे दो ऑप्शन पूछे गए तो फिर आप उसके बाद स्मॉल वाला भी ऐड करोगे। अब उसने पूछा कि कौन सी वो स्टेटमेंट है जो इमीडिएट इन्फर है, इमीडिएट इन्फर यानी कि उसके साइड वाली, यानी कि इस वे में, ठीक है, कौन सी होगी, फॉल्स। अब अगर वो यहाँ पे फॉल्स नहीं देता, अगर मान लो वो यहाँ पे फॉल्स नहीं देता, वो सिर्फ ये पूछ लेता कि उसका इमीडिएट इन्फर क्या है, तो अब हमें इसके साइड में देखना। आप इस साइड भी देख सकते हो, आप इस साइड भी देख सकते हो, तो आपको इसके साइड में देखना है ऐसे हॉरिजॉन्टली, लेकिन आपको क्या देखना है, अब उसका इमीडिएट इन्फर देखना है। यहाँ पे तो इमीडिएट इन्फर आप बोलोगे तीन है मैम, फॉल्स भी है, ट्रू भी है, फॉल्स भी, यानी कि ए भी है, ई भी है और ओ भी। हम किसका देखें, जो भी कैपिटल लेटर में है उसको प्रेफरेंस देंगे। अब कैपिटल लेटर में कौन है, टी। यहाँ पे टी है, यानी कि टी कैपिटल लेटर ट्रू है। अब ये टी किसकी लाइन में है, ई। ई की लाइन में। तो अब यहाँ पे हम ई की स्टेटमेंट देखेंगे। ई की स्टेटमेंट कैसे, कौन सी है, नो एनिमल्स आर बर्ड। और वो स्टेटमेंट भी कैसी हो, वो आपको दो ऑप्शन दे देगा कि ई वाली स्टेटमेंट दे देगा नो एनिमल्स आर बर्ड्स, वो ट्रू है या फॉल्स है। अब आपको पता होना चाहिए कि वो कैसी होगी, ट्रू, क्योंकि आपने वहां पे देखा, टी देखा था, यानी कि ट्रू, ठीक है। लेकिन अब इसने क्या दिया, आपको इसने सिंपल ना दे के आपको उसने पहले ही कंडीशन दे दी कि वो कैसा होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। अब आप फॉल्स में देखोगे, अब आप किस पे जाओगे, फॉल्स। अगर उसने कोई कंडीशन नहीं दी होती तो हम कैपिटल लेटर पे जाते, लेकिन उसने हमें कोई कंडीशन दी है कि वो उस तरह का होना चाहिए, तो हम उसी लेटर को खोजेंगे। तो उसने बोला फॉल्स, अब वो फॉल्स कैपिटल में मिलो या ट्रू में मिलो, हमें फॉल्स ही देखना। अब यहाँ पे फॉल्स किसकी लाइन में है, ए की लाइन में। फॉल्स किसके नीचे है, ए के नीचे। तो अब ए वाली स्टेटमेंट कौन सी है इसमें, All animals are birds. डी ऑप्शन। जिसको समझ में नहीं आ रहा, एक बार वो हमारी क्लासेस यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग में, प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको अच्छे से देख पाओगे, क्योंकि पूरी की पूरी क्लासेस इसी टॉपिक के ऊपर है। तो अभी मैं ट्राई करूँ मैं जितना, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, हमें पूरा लॉजिकल रीजनिंग क्या करना, रिवाइज करना है, तो मैं थोड़ा ही करवा सकती हूँ आपको देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले कोई भी ये देखेंगे कि वो ए के बीच में आ रहा है, ए के बीच में या आई या ओ के बीच में। आपको सबसे पहले तो क्या देखना है कि वो इनमें से किस में है। फिर आपको देखना है कि उसकी लाइन में आप नीचे जाओगे, उसकी लाइन में आप किस तरह से जाओगे, ऐसे जाओगे वर्टिकली, कि आपको वो कहाँ पे दिया गया, जहां पे भी वो आपको मिले उसके फिर आप इस तरह से डायगोनली, सॉरी, इस तरह से आप हॉरिजॉन्टली देखोगे कि वो कहाँ पे लाई करता है। अब मान लो आपको कहीं पे भी मिलेगा तो यहाँ पे है, तो अब आपको वो देखना है कि वो किसके अंडर है, यानी कि जिस तरह से इसमें है तो ये किस लाइन के अंडर है, ये ए के अंडर है, यहाँ पे ए, ई, आई और ओ, ठीक है। ये लगा लो कि ये आपके 4 मॉनिटर है, तो ए किसके, ए जो मॉनिटर है उसके अंदर, ऐप किसके अंदर आता है, ए मॉनिटर के अंदर आता है, ओके।
अब आ गया आपका लॉजिकली इक्विवेलेंट। लॉजिकली इक्विवेलेंट में क्या होता है, अभी सभी आप लोग सभी रूल बताएंगे। लॉजिकली इक्विवेलेंट में कौन कौन से हैं? कन्वर्जन, ओवर्जन और कॉन्ट्रापोजिशन के रूल बताएंगे सभी। यस मैम। बताओ कन्वर्जन का क्या रूल है? कन्वर्जन में तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को चेंज करना होता है, मतलब कन्वर्ज करना होता है, सब्जेक्ट की जगह प्रेडिकेट और प्रेडिकेट की जगह सब्जेक्ट, और इसमें वैलिड होते हैं सम और नो। हाँ, और उसमें कॉन्ट्रापोजिशन में? कॉन्ट्रापोजिशन में ऑल और सम नॉट वैलिड होते हैं और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को स्वैप करके दोनों के साथ नन लगता है। ठीक है। ओवर्जन में? ओवर्जन में ए ई आई ओ चारों वैलिड होते हैं और उसमें क्वालिटी चेंज होती है। जैसे यूनिवर्सल है तो यूनिवर्सल में क्वालिटी चेंज होगी, और पर्टिकुलर है तो पर्टिकुलर में क्वालिटी चेंज होगी, और प्रेडिकेट के साथ नन लगेगा। ओके, वेरी गुड। देखो हम यहाँ पे जब लॉजिकली इक्विवेलेंट देखते हैं तो हम किसके भी यहाँ पे देखते हैं, हम ये देखते हैं कि वो कन्वर्जन है किया हुआ, उसका ओवर्जन किया या कॉन्ट्रापोजिशन किया हुआ है। अब आप कन्वर्जन ओवर्जन कैसे देखोगे? अब आप देखो कन्वर्जन कैसे देखोगे? अब देखो आपको कन्वर्जन ओवर्जन और कॉन्ट्रापोजिशन देखने होते हैं, आप कैसे देख पाओगे उसको? उसमें आपको सबसे पहले तो इनके रूल्स पता होने चाहिए कि कन्वर्जन्स का क्या रूल होता है, ओवर्जन्स का क्या होता है और कॉन्ट्रापोजिशन का क्या होता है। तो कन्वर्जन्स का रूल्स होता है, कन्वर्जन में हम क्या करते हैं, स्वैप करते हैं। स्वैप मतलब एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस किसको करते हैं? सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के। यहाँ पे एस सब्जेक्ट है, पी प्रेडिकेट है। ओके, सब्जेक्ट को तो प्रेडिकेट की जगह पे ले आते और प्रेडिकेट को सब्जेक्ट की जगह पे ले आते। यानी कि आप दो फ्रेंड्स बैठे हुए, आप दोनों को एक दूसरे की साथ चेंज कर दिया, आपको उसकी जगह पे बैठा दिया, उसको आपकी जगह पे बैठा दिया, तो ये हो गया स्वैप। ठीक है। अब कन्वर्जन में हम सिर्फ इतना करते हैं कि जहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसको प्रेडिकेट की जगह ले आएंगे, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे। लेकिन अब हम स्वैप सभी का तो नहीं कर सकते ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसके कुछ रूल होते हैं कि वो वैलिड होता है। तो वो किस किस का वैलिड होता है? यहाँ पे हमें चार टर्म्स पता है, ए ई आई ओ, यानी कि ऑल, नो, सम और सम नोट। अब जो कन्वर्जन वैलिड होता है वो सिर्फ ई और आई का वैलिड होता है, यानी कि सम, नो का और सम का, नो का और सम का, यानी कि ई और आई ये सिर्फ इन दोनों का वैलिड होता है। यानी कि हम सिर्फ इन दोनों को ही कन्वर्ज कर सकते हैं, हम ओ और ए को कन्वर्ज नहीं कर सकते। तो अगर हमने ऐसा कर दिया तो वो इनवैलिड हो जाएगा। तो हमें कन्वर्जन करना है, वैलिड करना है। ठीक है। अब ओल का कन्वर्जन हम कैसे कर सकते हैं? ओल का अगर हमें कन्वर्जन करना है तो हमें ओल की जगह पे हम सिर्फ सम लगाते हैं। इसमें ये एक्सेप्शनल होता है कि अगर हमें ओल का कन्वर्जन करना है तो हम ओल की जगह पे क्या लगा देते हैं? सम लगा देते हैं। वैसे जो कन्वर्जन वैलिड होता है वो सिर्फ नो और सम का होता है। नो कैसे? अगर मान लो मुझे इसका कन्वर्जन करना है तो इसका क्या कन्वर्जन होगा? सम ए आर बी। ठीक है। वैसे तो हमें पता है कि हम इसका कन्वर्जन नहीं कर सकते, नॉर्मली इसका कन्वर्जन वैलिड नहीं है अगर हमें एज इट इज ऐसा का ऐसा करना हो। लेकिन अगर हम ऑल की जगह पे क्या लगा देंगे? सम लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा? सम ए आर, सॉरी सम, यहाँ पे हमें क्या करना है?
सब्जेक्ट को प्रेडिकेट बनाना, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट, यानी कि हम यहाँ पे बी को इसकी जगह ले आएंगे और ए क्या चला जाएगा लास्ट में। उसी तरह मान लो हम इसी स्टेटमेंट का अगर हमें कन्वर्जन करना है तो क्या होगा, मान लो आपके पास ये स्टेटमेंट है सम बी आर ए, तो इसका कन्वर्जन क्या होगा, सम ए आर बी। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एज इट इज ये सेम टू सेम लिखना, बस सब्जेक्ट को प्रेडिकेट करना, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट आर बी। ओके, अगर हम करेंगे कॉन्ट्रापोजिशन, कॉन्ट्रापोजिशन मैम का क्या पहले आपने ऑल को सम में क्यों कन्वर्ट किया, कन्वर्जन था ना? हाँ तो कन्वर्जन में ऑल को सम में क्यों कन्वर्ट किया? देखो अभी मैंने बताया कि जो हम कन्वर्जन करते हैं किसी हाँ। भी चीज का वैलिड, हम क्या करना होता है, हमें वैलिड यहाँ पे कन्वर्जन करना होता है। स्वैपिंग की valid वजह से कर रहे हैं ना। वैलिड सिर्फ या तो नो का हो सकता है या सम का हो सकता है, यानी कि हम एज इट इज हमें चीजें उठानी होती है, उसमें हमें कोई और चेंज नहीं करना, तो वो हम सिर्फ नो या सम के केस में कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें सम का मान लो कहीं पे कई बार आपको स्टेटमेंट दी जाती है, उसका अगर आपको सम कन्वर्जन मिल जाए ए का, अगर हमें ए का वैलिड कन्वर्जन करना, वैसे तो ए का कन्वर्जन नहीं होता, लेकिन अगर हमें इसका वैलिड कन्वर्जन करना होता है, ए मीन ओल, ए मीन्स यहाँ पे क्या है ओल, ठीक है। तो ओल को हम किस चीज में कर देंगे, वहां पे हम सम लगा के उसका कन्वर्जन कर सकते हैं। ओके। अब यहाँ पे देखो कॉन्ट्रापोजिशन है, कॉन्ट्रापोजिशन का क्या रूल है, वही कन्वर्जन वाला, सी कन्वर्जन सी सी मतलब कन्वर्जन, सी मतलब कॉन्ट्रापोजिशन। अब यहाँ पे सी यानी कि इसमें कॉन्ट्रापोजिशन है, इसका भी फर्स्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट को प्रेडिकेट बना देंगे, प्रेडिकेट को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट, ठीक है। सेम टू सेम क्या करेंगे, हम स्वैप करेंगे, लेकिन ये इसका जैसे इसका नाम बढ़ा वैसे इसका रूल भी ज्यादा है। इसका सेकंड रूल क्या है कि हम इसके दोनों साइड में हम इसका कन्वर्जन करके हम क्या लगा देते हैं, हम इसमें नॉन लगा देते हैं, यानी किसके साथ इसका कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं, मीन्स क्या करेंगे, हम दोनों साइड में नॉन लगा देंगे। ये किस किस का वैलिड होता है, ये कन्वर्जन का अपोजिट है, यानी कि जिसका कन्वर्जन वैलिड होता है उसके सिवा जो बच गया उसका ये वैलिड होता है। कौन कौन सा बचा था, ऑल और सम नॉट। सम नॉट, यानी कि ए और ओ। अब इसका करेंगे कैसे करेंगे, मान लो अब ये वैलिड होगा इसका, अब मान लो इसका एग्जांपल है 4 ए 8 बी। अब हमें इसका कॉन्ट्रापोजिशन करना है, कैसे करेंगे, पहला रूल क्या है कि सब्जेक्ट को प्रेडिकेट बनाएंगे, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट, यानी कि ऑल ऐसे एज इट इज रखेंगे, क्योंकि ऑल का वैलिड होता है ना, वो सिर्फ बाकी सब में हम वही रूल याद रखेंगे, लेकिन ऑल का जहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है अगर हमें उसका कन्वर्जन करना है तो हम सम लगाएंगे, लेकिन कॉन्ट्रापोजिशन ऑल का वैलिड होता है। तो इसका पहला रूल तो क्या था कि हम सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट, यानी कि ए को बी की जगह ले आए, बी को ए की जगह ले आए। अब हम क्या करेंगे, अभी सेकंड रूल क्या था कि इसके दोनों के साथ कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, मीन्स हम क्या कर देंगे, यहाँ पे नॉन लगा देंगे। तो क्या हो गया इसका, ऑल ए और बी का कॉन्ट्रापोजिशन क्या हो जाएगा, ऑल नॉन बी आर नॉन ए। क्लियर है सभी को इतना, ऑल कंपल्सरी रहेगा, क्या ऑल सब में कंपल्सरी है ना? नहीं, ऑल कंपल्सरी नहीं है। हाँ यहाँ पे तो डाले हैं आप, ऑल तो ओनली सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बीच में स्वैप किए, लेकिन ऑल तो कंपल्सरी है ना। देखो यहाँ पे इसका रूल ही क्या है, यहाँ पे हम रूल क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ऑल में या फिर और में कोई भी छेड़खानी नहीं कर रहे, यहाँ पे हम सिर्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में स्वैप कर रहे हैं। मतलब जैसे आप सब्जेक्ट हो, आपके फ्रेंड प्रेडिकेट है, तो हम क्या कर रहे हैं, आप दोनों की जगह को एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर रहे हैं, यानी कि हम सब्जेक्ट को प्रेडिकेट की जगह यूज कर देंगे, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट की जगह, बीच में हम किसी चीज में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो हो गया कन्वर्जन। लेकिन अगर यहाँ पे अगर सम रहेगा तो फिर सम ही आएगा ना, जैसे कि सम ए आर बी, सम बी आर ए, फिर कंक्लूजन
सम का तो वैलिड ही नहीं होता ना मैम देखो, कॉन्ट्रैक्ट। जो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, देखो अगर आपको आपकी जगह एक्सचेंज करनी है, वो एक्सचेंज आप कर सकते हो, लेकिन वो एक्सचेंज वैलिड भी तो होना चाहिए ना। ये आप उसके साथ थोड़ी ना जगह चेंज करोगे, कोई मतलब जिसके साथ आपकी बनती नहीं है, या फिर किसी के साथ आप सिर्फ वैलिड पर्सन के साथ ही आप अपनी जगह शेयर कर सकते हो ना, अपनी जगह चेंज कर सकते हो ना। तो इसी तरह से इसमें भी याद रखना, इसमें भी जो कन्वर्जन होता है वो तो सिर्फ किस किस का होता है, नो और सम का वैलिड होता है। नो और सम का ही हम कन्वर्जन कर सकते हैं, बाकी सब और का हम कन्वर्जन नहीं कर सकते। कॉन्ट्रापोजिशन, जो कॉन्ट्रापोजिशन हम किसका कर सकते हैं, ऑल का और सम नोट का, उसके सिवा हम किसी का कॉन्ट्रापोजिशन नहीं कर सकते। वो कन्वर्जन में एक्सेप्शन क्या था कि अगर मान लो हमें कन्वर्जन करना भी है, अगर वहां पे कन्वर्जन करना पड़ जाए, तो सिर्फ ऑल के कॉन्सेप्ट में हम ऑल की जगह पे हम सम लगा देते हैं। अब हम सम क्यों लगाते हैं, ये आपको जो अगर आपको इस तरह पूरा डिटेल में करना है तो आप वहां पे क्लास में करो, क्योंकि उसमें फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा अगर हम स्टेप टू स्टेप यानी कि पूरा अगर उसको एक्सप्लेन करके चलेंगे। अगर आपको सिर्फ यहाँ पे जैसे सोल्व करने से थोड़ा वो हो जाता है कि आप इजिली इसको कैरी कर पाओगे, तो आप इसको ऐसे याद भी रख सकते हो, वरना अगर आपको ये कॉन्सेप्ट करना है कि हम सम ही क्यों लगाते हैं, तो आपको पूरी क्लास देखनी पड़ेगी। ओके, अब आ गया ओवर्जन। अब ओवर्जन किसका करेंगे, ओवर्जन में आपको याद रखना है कि सबका वैलिड होता है, ए ई आई और ओ चारों का क्या होता है, ये वैलिड होता है। अब इसमें वैलिड में इसका इसका क्या रूल होता है, इसका पहला रूल ये होता है कि हम इसकी क्वांटिटी को चेंज, सॉरी हम इसकी क्वालिटी को चेंज करते हैं। क्वालिटी मीन्स पॉजिटिव को नेगेटिव बना देंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देंगे, लेकिन वो किस तरह से, यानी कि यहाँ पे हम जो क्वालिटी चेंज करते हैं वो यूनिवर्सल टू यूनिवर्सल, पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर करते हैं। मतलब क्या कि मैं ऑल को सिर्फ नो के साथ चेंज कर सकती हूँ, सम को सम नोट के साथ चेंज कर सकती हूँ, यानी कि मैं इनको एक उसके बाद और के साथ चेंज नहीं कर सकती। यानी कि मुझे अगर उसकी क्वालिटी चेंज करनी है तो सिर्फ पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर करूंगी और यूनिवर्सल टू यूनिवर्सल करूंगी। अगर मुझे क्वालिटी चेंज करनी है तो ऑल की क्वालिटी में सिर्फ नो में चेंज कर सकती हूँ, या फिर नो की क्वालिटी सिर्फ ऑल के साथ चेंज कर सकती हूँ। लेकिन अगर पर्टिकुलर का कॉन्सेप्ट है तो उसमें मैं सम को सम नोट के साथ चेंज कर सकती हूँ और सम नोट को सम के साथ चेंज कर सकती हैं। अब इसका एक रूल तो ये हो गया कि हमें क्या करनी है, उसकी क्वालिटी चेंज करनी। सेकंड रूल में क्या करते हैं, हम उसके साथ कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, यानी कि नॉन लगाएंगे, लेकिन वो नॉन किसके साथ लगाएंगे, सिर्फ प्रेडिकेट के साथ। तो उसमें कॉन्ट्रापोजिशन में हम क्या कर रहे थे, कॉम्प्लीमेंट किस किसके साथ लगा रहे थे, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट दोनों दोनों के साथ। यहाँ पे हम किसके साथ लगाएंगे, ओनली प्रीडिकेट। तो अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं। अभी आपको बताना है कि इसका किसका लॉजिकली इक्विवेलेंट है, कौन सी स्टेटमेंट। इसने आपको स्टेटमेंट दी है, ठीक है, आपको पहले से उसने स्टेटमेंट दी, कई बार वो आपको स्टेटमेंट नहीं देखता तो आपको उस अंदर से ही ढूंढनी होती है। तो आप उसको कैसे ढूंढते हो, आप उसमें से कोई भी एक स्टेटमेंट पकड़ लेते हो, उसके आपका देखते हो कि आप उसका कन्वर्जन कर सकते हो, कॉन्ट्रापोजिशन कर सकते हो, ओवर्जन कर सकते हो, यानी कि उसकी दो तीन चीजों में उसको ट्रांसफर करके देखते हो, उसके बाद आप उसको निकाल सकते हो, यानी कि दो तीन आपको चूज करने होते हैं, तब आप कर सकते हो। लेकिन इसमें उसने पहले से ही दिया है, तो सबसे पहले तो ये बताओ इसको आप किसके साथ चेंज कर सकते हो, कन्वर्जन कर सकते हैं मैम और ओवर्जन कर सकते मैम हैं। सम के साथ। नो का हम क्या क्या कर सकते हैं, नो को हम किस किस में चेंज कर सकते हैं, कन्वर्जन ओवर्जन। पक्का। यस मैम तो हम इसका क्या कर सकते हैं, नो और सम हमने किया था ना, उसका हम कन्वर्जन कर सकते हैं।
सी ऑप्शन होगा मैम इस। ठीक है। और ओवर्जन तो हमें पता है कि हम चारों का कर सकते हैं, ठीक है। अब पहले हम ये देखते हैं कि इसका कन्वर्जन क्या होगा। इसमें से हम कन्वर्जन करके देख लेते हैं कि क्या इसका कन्वर्जन वैलिड है। तो इसका कन्वर्जन क्या होगा, सब्जेक्ट की जगह प्रेडिकेट मिलेगा, प्रेडिकेट की जगह सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे नो है, यहाँ पे सब्जेक्ट को प्रेडिकेट, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट। नो मर्डर्स आर प्लांट्स, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको दो ऑप्शन चूज करने होते और साथ में इसका ओवर्जन दिया होता, मुझे ये बताओ इस स्टेटमेंट का ओवर्जन क्या होगा। मैम कौन सी स्टेटमेंट का? नो प्लांट्स आर मर्डर्स का। ऑल नॉन plants मर्डर। यानी कि इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी क्वालिटी चेंज करेंगे। ऑल को किस में चेंज करेंगे, नो नो को ऑल में, ठीक है। अब बाकी की सब स्टेटमेंट सेम में होगी। ऑल अब प्लांट सिर्फ हम जो कॉम्प्लीमेंट्स, वो जो प्रेडिकेट है उसके उससे पहले हम क्या लगा देते हैं, नॉन। ओके, अगर यहाँ पे नॉन ना होता तो ये इसके ओवर्जन की स्टेटमेंट हो जाती। मैम इसका राइट आंसर बी है क्या? हाँ, इसका राइट आंसर बी होगा। तो इसमें नन तो नहीं लगा है। नन तो तब देखेंगे ना जब हम ओवर्जन कर रहे होंगे। इसका ओवर्जन नहीं किया इसने, यहाँ पे कन्वर्जन किया। देखो आपको वहां पे क्या करना है, आपको सबसे पहले स्टेटमेंट देखनी है। ओके, नो के बारे में, ऑल के बारे में, सम के बारे में, सम नोट के बारे में। अब हमें पता है कि ओवर्जन सबका वैलिड होता है, यानी कि सबका ओवर्जन वैलिड होता है, यानी कि आपको देख लेना है कि क्या उसका ओवर्जन किया हुआ है। ओवर्जन में आपको रूल्स पता होंगे कि क्वालिटी चेंज होगी। अब इसमें क्वालिटी तो चेंज की हुई है, यहाँ पे क्वालिटी चेंज की हुई है इसने। साथ में क्या लगाते हैं, प्रेडिकेट के साथ नॉन लगाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या इसमें क्या है, सब्जेक्ट के साथ भी लगा लेकिन दिया उसने नॉन, इसलिए नहीं होगा ये, है ना। यहाँ पे देखो इस ओवर्जन में हम वो सब्जेक्ट को प्रेडिकेट और प्रेडिकेट को सब्जेक्ट नहीं बनाते। ओवर्जन में हम स्वैप नहीं करते। ओवर्जन में स्टेटमेंट सेम रहती है, बस उसकी क्वालिटी चेंज करते हैं और उसके प्रेडिकेट से पहले नॉन लगाते हैं। ओके, उसका उसको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का स्वैप नहीं करते। लेकिन कन्वर्जन में हम स्वैप करते हैं। अब यहाँ पे चारों स्टेटमेंट देखी मैंने, अब चारों स्टेटमेंट में इसका ओवर्जन तो मुझे कहीं नहीं मिला। इसका ओवर्जन क्या है, इसका ओवर्जन ये है ना, नो प्लांट्स आर नॉन मर्डर्स। यहाँ पे है कोई ऐसा? मैम ये तो इसका जो बनेगा ओवर्जन वो तो ये बनेगा ना, ऑल प्लांट्स आर नॉन मर्डरर्स। हाँ, लेकिन इसने यहाँ पे क्या किया, नहीं यहाँ पे दिया हुआ सही। इसने यहाँ पे बाकी की स्टेटमेंट सही दी, लेकिन इसने यहाँ पे क्वालिटी चेंज नहीं की। अगर यहाँ पे अगर मान लो अगर यहाँ पे ऑल होता तब ये हो जाता आंसर, लेकिन उसने यहाँ पे क्वालिटी चेंज नहीं की। हमें यहाँ पे क्वालिटी भी तो चेंज करनी है ना। यस मैम। अब देखेंगे, देखो अब ओवर्जन तो नहीं है, अब हमारे पास एक ऑप्शन बचा है कि इसका कन्वर्जन हो सकता है। अब हम इसका कन्वर्जन करके देख लेंगे, तो इसका कन्वर्जन क्या होगा, नो मर्डरर्स आर प्लांट, ठीक है मैम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, मैं तब तक पानी पी लेती हूँ। 6 क्वेश्चन करेंगे आप सब। सब अल्टरनेशन ए ऑप्शन। बाकी सब भी बताएंगे। यहाँ पे देखो हमने क्या किया था, यहाँ पे ओल है, यहाँ पे सम है। सम नोट नहीं है ना, सम है। तो ओल और सम के बीच का जो रिलेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सब सब ऑल्ट्रेशन। कॉन्ट्रेरी रिलेशन किस किस के बीच होता है, जल्दी। और कॉन्ट्राडिक्टरी ए ओ ई आई। मतलब इन चारों के साथ एक साथ नहीं होता, दो दो के साथ होता है। ए का ओ ए के साथ, ओ ई ई आई के साथ होगा।
यानी कि देखो जैसे दो लोगों के बीच के दोस्ती होती है ना, उसे दोस्ती बोला जाता है ना। लेकिन क्या मैं आपकी दोस्त हो सकती हूँ? आपके देखो, आप और आपकी कोई क्लासमेट है वो दोस्त है, मैं और कोई मेरी क्लासमेट है, तो हम दोनों दोस्त हैं। लेकिन क्या मैं इसको रिवर्स कर सकती हूँ कि मैं आपके आपके साथ मतलब जो रिलेशन होगा उसको दोस्ती बोला जाएगा, या फिर आप मेरी फ्रेंड को और आपके फ्रेंड के बीच का जो रिलेशन होगा उसको दोस्ती बोला जाएगा? ऐसा नहीं है ना। मेरा जो मेरी क्लासमेट के साथ रिलेशन है सिर्फ वही फ्रेंडशिप होगा, आपका जो आपकी क्लासमेट के साथ रिलेशन है वही फ्रेंडशिप होगा। उसी तरह से ए का और जो ओ का रिलेशन है वो क्या है? कॉन्ट्राडिक्टरी। और ई और आई का रिलेशन है उसका नाम भी कॉन्ट्राडिक्टरी है। ओके, यस मैम। ये बताओ, नेक्स्ट हम फैलेसी पे आ गए। मैम उसका आंसर क्या था पुराने वाले का? सब अल्टरनेशन। फर्स्ट ऑप्शन मैम। सब कॉन्ट्रैरी क्या होता है? सब कॉन्ट्रेरी रिलेशन किस प्रॉब्लम बीच होता है? आई और ओ के बीच का आई रिलेशन और ओ। होता है। ठीक है, हमने वो टेबल बनाई थी ना ऐसे, यस मैम। ये डायग्राम बनाया था ना हमने। ठीक है मैम, आ गया। ए और ई के बीच में कॉन्ट्रैरी, ए और ओ के बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी, ई और आई के बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी, और ए और आई के बीच में सब अल्टरेशन, यही है ना? हाँ, अब आप इसको यहाँ पे एक दूसरे के साथ एक्सचेंज मत कर देना। ये अगर आपको नॉर्मली ना आए तो आप जेड बना के देख सकते हो, ए ई आई और ओ। ओके, ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सभी फैलेसी से रिलेटेड। फर्स्ट ऑप्शन मैम। एड पॉपुलर। अब मुझे ये बताओ, सभी हैंड रेस करेंगे जिसने फैलेसी की हुई है, उनको आती है, थोड़ी बहुत आती है कि उन्होंने वो बोल रहे हैं कि मैम मैंने पढ़ी हुई है। मैम ये तो मैंने तो नहीं पढ़ा हुआ। नीतू जी ने पढ़ी हुई है, बाकी सब निर्वट्ट सन्नाटा। आप इसकी ये क्लास थोड़ी देखो। सुनी थी। इस देखो, हर बार कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां से हर बार ये क्या करता है, क्वेश्चन लेता है। एक हो गया फैलेसी का आपका, एक हो गया आपका आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड, जो भी उसमें वैलिड इनवैलिड इन सब से रिलेटेड, और तीसरा हो गया आपका हेत्वाभास से रिलेटेड, जो हम इंडियन फैलेसी पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें हेतु, इन तीनों से तो हर बार वो क्वेश्चन लेके आता है। ठीक है, अब उसके सिवा वो कई बार अदर टॉपिक, जैसे तीन तो ये हो गए, नॉर्मली हम मान के चलते कि 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, तो बाकी वो किससे लेता है? जो हम ये कर रहे हैं कॉन्ट्रेरी सब कॉन्ट्रेरी से रिलेटेड, या फिर इमीडिएट इन्फर पूछ लेगा, या फिर लॉजिकली इक्विवेलेंट पूछ लेगा। तो एक क्वेश्चन तो वो हर बार फैलेसी का देता है। तो आपको फैलेसी अच्छे से कर लो। आपको हालांकि ये बहुत सारी फैलेसी है, लेकिन एक बार आप कर लो ताकि आपको जो मेन फैलेसी है उसका तो पता चल जाए, उसके बाद आप उसको एलिमिनेट मेथड से कर पाओगे। मैम जो क्लास में भी हुई है वो भी मैंने यूट्यूब पे देखी थी, तो वहां तो कर ली थी, पर जो पेपर में क्वेश्चन होते हैं वो नहीं हो पाते, जैसे वो आपने जो थोड़े टेस्ट में। अजीब घुमा फिरा के देते, और अब ये क्या करने लग गए, जो फैलेसी पहले कॉमन होती थी अब उनमें से वो देते ही नहीं। अब ये अपनी अलग अलग पता नहीं नई नई कौन सी फैलेसी निकाल लेते हैं। मैम जो आपने भी क्वेश्चन दिया था अभी पेपर में, जो भी जून में पेपर हुआ था, मई जून, हाँ, तो उसमें भी जो क्वेश्चन थे वो भी मुझसे मुझसे तो नहीं हुए थे, बाकी तो पता नहीं किसी का। देखो, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लॉजिकल रीजनिंग प्रैक्टिस मांगता, और बहुत ज्यादा भी प्रैक्टिस नहीं मांगता। आप जो मैंने आपको टॉपिक करवाए, आप जाके बैठो उनको दो बार कर लो, ज्यादा भी करने की आवश्यकता नहीं है। बस दो बार उन टॉपिक्स को करो, उनके क्वेश्चन करो, आपको बहुत इजी लगेगा फिर ये टॉपिक। आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया ना, इसलिए आपको ये मुश्किल लग रहा है। अब आगे देखो फैलेसी में क्या होता है। यहाँ पे देखो एड पॉपुलम फैलेसी है। एड पॉपुलम फैलेसी क्या होती है? यानी कि पॉपुलर मतलब जो पॉपुलैरिटी के कारण, यानी कि एक डायरेक्शन में जो मतलब एक डायरेक्शन में लोग जा रहे हैं उसी के पीछे चलना। सॉरी मैं गलत बोल गई। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी
हमारे पास बहुत सारी फैलेसी की होती है। एक होता है फॉर्मल फैलेसी और एक इनफॉर्मल फैलेसी। फॉर्मल फैलेसी में क्या होता है, उसकी फॉर्म में डिफेक्ट होता है, यानी कि जो उसकी स्टेटमेंट बनती है, आर्गुमेंट बनती है, यानी कि प्रीमाइज में फिर कंक्लूजन में, वहां पे यानी कि उसकी स्ट्रक्चर में डिफेक्ट हो गया तो वो फॉर्मल फैलेसी हो गई। इनफॉर्मल फैलेसी कैसी होती है, जहां पे भी कोई क्या होता है इनफॉर्मल फैलेसी में, यानी कि उसके कंटेंट में डिफेक्ट आ गया, यानी कि उसके मीनिंग में कहीं पे कोई डिफेक्ट आ गया, तो वो होती है इनफॉर्मल फैलेसी। तो ये कौन सी फैलेसी है, इनफॉर्मल फैलेसी। अब यहाँ पे कुछ फैलेसी दी गई है। पहली तो कि एवरीवन इज गोइंग टू पार्टी, यू शुड गो, यानी कि इसने बोला कि सब लोग पार्टी में जा रहे हैं तो तुम्हें भी जाना चाहिए। यानी कि वो कौन सी फैलेसी होती है जहाँ पे क्या कि एक तरह से उसको भेड़ चाल बोला जाता है कि सभी उस साइड में जा रहे हैं तो तुम्हें भी उस साइड में जाना चाहिए। उसको बैंड वैगन फैलेसी भी बोला जाता है, बैंड वैगन फैलेसी या फिर एड पॉपुलम, ठीक है। वो ये हो गई। इक्विवोकेशन फैलेसी क्या होती है कि मैं कोई भी बात कर रही हूँ लेकिन वो डबल मीनिंग में कर रही हूँ, यानी कि एक तरफ तो मैं आपकी प्रशंसा कर रही हूँ, दूसरी साइड में बोल रही हूँ कि आपको, आपके लिए तो ये बहुत इजी है, आपको आना चाहिए क्योंकि आपने ये सब पढ़ा है। यानी कि आपके पास कोई स्किल है, उसको मैं एक साइड में तो अप्रिशिएट कर रही हूँ लेकिन सेकंड साइड में वो बोल रही हूँ कि वो भगवान की देन है। तो यानी कि मैं डबल मीनिंग में बात कर रही हूँ। इक्विवोकेशन होता है डबल मीनिंग में बात करना, ठीक है। उसके बाद होता है एड इग्नोरेंटियम। देखो एड इग्नोरेंटियम में क्या होता है कि हम किसी भी चीज को ट्रू सिर्फ इसलिए मान लेते हैं क्योंकि किसी ने उसे फॉल्स साबित नहीं किया, यानी कि हम किसी भी चीज को सिर्फ इसलिए सच मान लेते हैं कि किसी ने उसके खिलाफ सबूत नहीं मिला, यानी कि कोई इसको गलत साबित नहीं कर पाया। या फिर इसका उल्टा कि हम किसी चीज को सिर्फ इसलिए गलत मान लेते हैं क्योंकि कोई से सही साबित नहीं कर पाया। अब ये किस तरह से, मान लो कोई भी अपराधी है, ठीक है, उसने अपराध किया हुआ है लेकिन कोई भी उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले, ठीक है। अब वो अपराधी तो है लेकिन कोई उसे अपराधी साबित नहीं कर पाया, इसलिए वो क्या हो गया, उस निर्दोष साबित कर दिया। यानी कि किसी के साबित ना करने के कारण हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। इसका हम अपोजिट ले सकते हैं कि जैसे किसी ने अपराध नहीं किया है लेकिन उसके वो अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाया, वो प्रूफ नहीं दे पाया कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, तो वो भी फैलेसी क्या हो गई, एड इग्नोरेंटियम। उसी तरह से एड वेरिकोंडियम फैलेसी कौन सी होती है, सॉरी, देखो उसके बाद हमारी कौन सी होती है, एड वेरिकोंडियम फैलेसी। देखो एड वेरिकोंडियम फैलेसी का एक दूसरा नाम भी होता है, वो होता है अपील टू अथॉरिटी। आपको इनके सभी नाम पता होने चाहिए कि इसको दूसरे नाम से किस नाम से बोला जाता है। अपील टू अथॉरिटी, देखो अपील टू अथॉरिटी कैसी होती है, अपील टू अथॉरिटी या फिर एड वेरिकोनियम वो होता है कि कोई हमें सजेशन दे रहा है लेकिन उसके पास उस चीज का अधिकार नहीं है या उस चीज की डिग्री नहीं है, यानी कि या फिर वो उस फील्ड का नहीं है, तो हो गया एड वेरिकोनियम या फिर अपील टू अथॉरिटी। जैसे जो ये होते हैं ना एक्टर्स वगैरह, वो क्या करते हैं, हमें किसी भी चीज के मेडिकल चीजों से रिलेटेड या फेस वॉश या जो भी ये केमिकल चीजों से रिलेटेड हमें क्या कहते हैं कि हमें ये यूज करना चाहिए, हमें ये शैम्पू यूज करना चाहिए, ये फेस वॉश यूज करना चाहिए, लेकिन क्या उसके पास वो मेडिकल डिग्री है, क्या उसके पास वो अथॉरिटी है कि वो हमें इस तरह के जो केमिकल से रिलेटेड चीजों के लिए हमें क्या कर सके, सजेस्ट कर सके, लेकिन फिर भी वो कर रहा है, तो वो कौन सी फैलेसी हो जाएगी, अपील टू अथॉरिटी या फिर एड वेरिकोनियम। मैम जो पहले आपने बताया इसका कि सही मान लें क्योंकि उसे कोई गलत नहीं साबित कर पाया, तो वो ये वाली नहीं है, वो एड इग्नोरेंटियम है। ओके। उसी तरह से एड इग्नोरेंटियम की तरह की एक और फैलेसी होती है हमारे पास, हस्ती जर्नलाइजेशन, हस्ती जर्नलाइजेशन।
इसमें क्या होता है, यहाँ पे तो हम किसी चीज को सिर्फ इसलिए सच मान लेते कि किसी ने उसे गलत साबित नहीं किया या फिर इसका अपोजिट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है जर्नलाइजेशन में क्या होता है कि हम कुछ ही मतलब चीजों के बेस पे हम एक पूरे के पूरे कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। हम मान लो किसी से हम सिर्फ पहली बार मिले हैं और उसके बारे में हमने पूरी धारणा बना ली कि वो किस तरह का पर्सन होगा, यानी कि सिर्फ कुछ बिहेवियर के बेस पे हम क्या कर देते हैं, उसको जर्नलाइज कर देते हैं कुछ चीजों के बेस पे, ठीक है। वो हो जाता है हेस्टी जर्नलाइजेशन। ये मान सकते हो जैसे आप कहीं जा रहे हो, आपको रास्ते में कोई मिल जाए, उसके साथ आपकी टक्कर हो जाए और वो आपको थोड़ा रूडली बोले, तो अब आप क्या करोगे, आप ना उसको पहले से जानते हो, बस आपको लगा आपको उसने कुछ रूड में बोला है तो आपने क्या कर दिया कि ये तो बहुत ईगो वाला है, या फिर उसके बारे में आपने अपनी कुछ राय बना ली, ठीक है। लेकिन हो सकता है वो उस टाइम पे मेंटली डिस्टर्ब हो, किसी चीज से परेशान हो, या फिर वो कहीं पे इतनी जल्दबाजी में जा रहा है, उसके साथ कुछ घटना हो गई हो। ये होता है ना, कई बार हम बहुत गुस्से में होते हैं और मतलब अगर हमें मतलब अपने छोटे भाई बहन थोड़ा परेशान करने लग जाए तो हम वो गुस्सा उन पे निकालने लग जाते हैं। यानी कि उस तरह से होता है कि किसी भी छोटी सी चीज से रिलेटेड हम उस चीज के ऊपर जर्नलाइज कर लेते हैं उसके लैक ऑफ एविडेंस में, ठीक है। यानी कि धारणाएं बना लेते हैं हम कुछ चीजों के बेस पे ही पूरी की पूरी। ये हो सकता है कि जैसे मान लो कोई टीचर आपको लेक्चर दे रहा है, ठीक है। मान लो आप प्रिंसिपल है, उसने कुछ लेक्चर दिया, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया, फिर वो अच्छे से नहीं दे पाया, तो आपने क्या किया, आपने जर्नलाइज कर लिया कि ये अच्छा नहीं पढ़ाता होगा या फिर इसको बोलना नहीं आता होगा, यानी कि आपने सिर्फ उसके एक लेक्चर के बेस पे उसको पूरा का पूरा क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। अब इसमें बताइए। मैम ऊपर एक क्वेश्चन और रह गया ना। हाँ, वो उसका है हेत्वाभास का, वो हम लास्ट में करेंगे। जल्दी जल्दी बताइए, मैम बी। टाइम हो चुका है। मैम बी। बी, बाकी सब देखो। हिंदी में भी ना मैम इसको। ये हिंदी में तो नहीं है, लेकिन इसमें कहा गया है कि गॉड क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल ने ऐसा बोला है, ठीक है। और बाइबल ने क्या बोला, बाइबल सही है क्योंकि उसे बिकॉज इट इज वर्ड ऑफ गॉड, क्योंकि ये भगवान के वर्ड है, ठीक है। बाइबल में क्या उसने बोला है कि भगवान होते हैं, ठीक है। वो कहाँ पे लिखा हुआ, बाइबल में लिखा हुआ है, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट उसने क्या बोली है कि बाइबल ट्रू होती है, बाइबल सच्ची होती है, उसके हर वर्ड सच्चे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान की वाणी है, ठीक है। वहां पे देखो, इसने जो बात पहले बोली हुई है वही बात उसने सेकंड वे में भी बोली हुई है। तो क्या हो जाएगा, ऐसी कोई भी स्टेटमेंट मिले जहां पे हमें जो स्टार्टिंग में जो हमें बोला गया है वही घुमा फिरा के हमें सेकंड स्टेटमेंट में बोला जाए, वो हो जाएगा बैगिंग द क्वेश्चन। बैगिंग द क्वेश्चन में क्या होता है कि जो हमें स्टार्टिंग में बोला गया है उसी तरह का हमें घुमा फिरा के उन्हीं चीजों को उल्ट पुलट करके हमें नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला जाए, वो हो गया बैगिंग द क्वेश्चन। अब एक होता है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में क्या होता है कि आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन किया जाए कि आप ना तो उसका यस में आंसर दे सकते हो ना नो में दे सकते हो। अगर मान लो किसी से पूछा जाए कि आपने शराब पीनी छोड़ दी, और अगर वो यस बोले, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने शराब पीनी छोड़ दी, आपने बोला कि यस मैम, तो इसका मतलब आप पहले कभी शराब पीते थे और अब आपने छोड़ दी। और अगर आपने बोला नो मैम, तो इसका मतलब है कि आप अभी भी शराब पी रहे हो, भले ही आप पी नहीं रहे हो, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जिसका आप यस और नो में आंसर नहीं कर सकते हो, वो हो गया आपका कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। हस्ती जनरलाइजेशन मैंने आपको अभी बताया था कि हम क्या कर लेते, किसी भी थोड़ी चीजों के बेस पे हम उसको पूरा जर्नलाइज कर देते हैं। रेड हेरिंग में क्या करते हैं, हम किसी भी चीज को क्या करते हैं, उसको डाइवर्ट करते हैं। इनकी रेड हेरिंग मतलब रंगे हाथों। इसमें क्या होता है कि मतलब अगर कोई मुद्दा चल रहा है और हमें उससे बचने के लिए हम उस चीज को डाइवर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया रेड हेरिंग। रेड हेरिंग मतलब किसी भी मुद्दे को डाइवर्ट करना, वो हो जाएगा रेड हेरिंग। जिस तरह से मान लो कोई पॉलिटिशियन पार्टी से पूछ रहा है कि बेरोजगारी इतनी क्यों बढ़ रही है, या फिर ये जॉब कहाँ पे गई, जॉब क्यों नहीं मिल रही, आपने बोला था इतनी देंगे,
वो उस चीज का आंसर देने की बजाय अगर वो बोलने लग जाए कि देखो हमने कितनी सारी सड़कें बनवा दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, तो यानी कि वो मेन मुद्दे के बारे में तो बात नहीं कर रहा, उस पर आंसर तो नहीं दे रहा, वो क्या कर रहा है, उस मुद्दे को क्या करता है, डाइवर्ट कर रहा है किसी और साइड में। स्लिपरी स्लोप में क्या होता है कि आपको कोई छोटी सी बात को आप बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हो, यानी कि ये बोला जाता है ना कि बाल की खाल निकालना, यानी कि इसमें क्या बोला जाता है कि कोई छोटी सी चीज को आप बार बार कुछ ना कुछ उसमें ऐड करके उसको बहुत बड़ा बना रहे हो, ठीक है, तो हो गया स्लिपरी स्लोप। इसका एग्जांपल हम ये मान सकते हैं कि मान लो जैसे अभी जैसे मैं क्लास करवा रही हूँ, ठीक है, तो फिर अभी मैंने आपको छोटा छोटा टॉपिक ही समझाया, अभी आप बोलोगे मैम आपने छोटा ही समझाया, अब हमें पूरा कैसे समझ में आएगा, अगर हमें पूरा समझ में नहीं आया तो हम क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे, क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो मान लो वहां पे कम अटेम्प्ट कर पाएंगे, फिर हमारा नेट नहीं होगा या फिर नेट जेआरएफ नहीं होगा तो हम पीएचडी में कैसे एडमिशन ले पाएंगे। तो यानी कि वो छोटी सी बात थी कि मैंने आपको टॉपिक क्या किया, मैंने आपको बहुत कम समझाया क्योंकि टाइम की कमी है, तो लेकिन आपने क्या किया, उस छोटी सी बात को आपने बढ़ा चढ़ा के बहुत लंबा कर दिया, यानी कि आप उसको पता नहीं किसी और ही स्टार्टिंग एक पॉइंट से हुई थी, आप पता नहीं किसी और ही पॉइंट पे ले गए, ठीक है, वो होता है स्लिपरी स्लोप। यानी कि आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि बाल की खाल निकालना, यानी कि जिसमें कुछ ना कुछ चीजें वो ऐड करता रहता है। ये क्वेश्चन करिए आप। फर्स्ट ऑप्शन है बी। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक ये हम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, ओके। यस मैम। ये क्वेश्चन बताइए। मैम इसमें थर्ड फर्स्ट ऑप्शन, होगा, फर्स्ट होगा इसमें। थर्ड ऑप्शन, बेगिंग टू क्वेश्चन, हाँ, बेगिंग टू क्वेश्चन। तो देखो इसमें उसने क्या बोला है कि तरुण कैन नॉट बी गिल्टी ऑफ मर्डर सिंस देयर इज नो वे ट्यून कुड सॉरी तरुण कुड किल समवन, यानी कि उसने क्या बोला है कि उसने जो देखो यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी गई है, फर्स्ट और ये सेकंड, तो उसने क्या किया, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसी को घुमा फिरा के उसने सेकंड स्टेटमेंट में बोल दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बैगिंग द क्वेश्चन। हस्ती जर्नलाइजेशन हम कर चुके हैं, स्लिपरी स्लोप भी कर चुके हैं, इन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी भी कर चुके हैं, वही एड वेरिकॉन्डियम या इन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, तो ये हम कर चुके हैं कि किसी के पास उस चीज का अधिकार नहीं होता है, यानी कि कोई उसके पास उससे रिलेटेड डिग्री वगैरह नहीं होती, फिर भी वो उस चीज के बारे में सजेस्ट कर रहा है, तो वो इन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी हो जाएगी। ये करेंगे। ये मोस्टली पी वाई क्यू है, तो आपको वहां पे फैलेसी बहुत घुमा फिरा के देखेंगे, अगर आपने फैलेसी पहले की हुई है तब तो आप ये करना, लेकिन अगर आप सोचो कि हम आप फर्स्ट बार ही ट्राई करोगे तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो कर लेना, वरना आपने जो टॉपिक किए हुए हैं अच्छे से आप उन पे फोकस करना है। फोर, तो इसका क्या आंसर होगा, स्ट्रोमैन फैलेसी। देखो यहाँ पे क्या होगा, उसने क्या स्ट्रोमैन फैलेसी का मतलब होता है कि हम किसी भी की पोजीशन पे अटैक करते हैं, इनकी हम मान लो किसी के बीच में भैंस चल रही है, वो उसके सामने वाले की बातों का खंडन करने की बजाय, यानी कि उसको अच्छा रिप्लाई करने की बजाय उसके पोजीशन के ऊपर ही वो अटैक कर दे, तो वो हो जाता है स्ट्रोमैन फैलेसी। अपील टू पीटी क्या होती है, अपील टू पीटी यानी कि इमोशन, अपील टू इमोशन। अपील टू इमोशन में क्या होता है कि वो सामने वाला किसी से हमें काम निकलवाना है तो हम उसको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, यानी कि हम इमोशन का यूज करते हैं अपने काम को निकलवाने के लिए,
उसी तरह से अपील टू फोर्स भी होता है। अपील टू फोर्स में क्या होता है कि हम किसी से कोई काम करवाने के लिए फोर्स कर रहे हैं उसको, ठीक है, धमका के या फिर अलग तरह से हम फोर्सफुली उस चीज से उससे अपना काम निकलवा रहे हैं। रेड हेरिंग का हम कर चुके हैं। अपील टू पॉपुलेशन ये हम कर चुके हैं। बैंड वैगन फैलेसी हो जाएगी यानी कि एड पॉपुलम। अब वहां पे आपको कई बार तो ऐसा आता है कि ऐसी फैलेसी दे देते जिसको आपको पता नहीं होता, कई बार ऐसे वर्ड दे देते, तो आपको वहां पे जो आना चाहिए वो एलिमिनेट मेथड से आप कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ना तो उसने इमोशन का यूज किया हुआ है, ना ही वो मुद्दे को डाइवर्ट कर रहा है, ना उसने मतलब कोई सभी एक डायरेक्शन में जा रहे तो दूसरा भी उस डायरेक्शन में जा रहा है, तो कौन सी आ जाएगी? द स्ट्रॉमैन फैलेसी। नेक्स्ट करेंगे। जल्दी बताएं। देखो कंपोजिशन होती है कि हम पार्ट्स को जोड़ के एक होल बनाते हैं। डिवीजन में क्या करते हैं, हम एक पूरे पार्ट को क्या करते हैं, हम पूरे चीज को हम क्या करते हैं, पार्ट पार्ट्स में तोड़ते हैं। एसेंट और एम्फीबोली ये अलग से हैं। आई थिंक एम्फीबोली कोई ग्रामर वगैरह से रिलेटेड ही है। यहाँ पे देखो क्या किया उसने, बिकॉज एवरी पार्ट ऑफ सर्टेन मशीन, यानी कि उसने बोला कि सभी पार्ट किसी मशीन के वो वेट में कैसे होते हैं, हल्के होते हैं। तो जो मशीन है होल कैसी होगी, लाइट होगी। यानी कि उसने देखो पार्ट से कहाँ पे गया है, वो होल की तरफ, यानी कि उसने पार्ट्स को जोड़ के क्या बनाया, होल्स। यानी कि कोई भी देखो कोई भी गुण है, अगर उसके हर एक पार्ट में गुण है तो हम मान लेते हैं कि उसके पूरे की पूरी की स्ट्रक्चर में भी वही गुण होंगे, ठीक है, वो तो हो जाएगी कंपोजिशन। अब किसी पूरे में कोई गुण है, ठीक है, जैसे समुद्र है, ठीक है, हमें पानी कैसा दिखाई देता है, ब्लू कलर का, वो पूरा कैसा दिखाई देता है, ब्लू कलर का। और अगर हम उसको थोड़ा सा अपने हाथ में उठाएं तो वो उसमें वो ब्लू कलर नहीं होता। लेकिन हम मान के चलते हैं फैलेसी ऑफ डिवीजन में क्या होता है, हम मान के चलते हैं कि क्योंकि समुद्र का रंग कैसे दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है, तो उसमें से हम थोड़ा बहुत पानी लेंगे, उसकी हर एक बूंद कैसे कलर की होगी, ब्लू कलर की होगी। यानी कि वहां पे हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, होल टू पार्ट पे जा रहे हैं, तो वो कैसी फैलेसी होगी, वो हो गई फैलेसी ऑफ डिवीजन। कंपोजिशन में क्या होता है कि हम पार्ट्स को किसी होल के ऊपर अप्लाई कर दे, तो वो हो जाएगा कंपोजिशन फैलेसी। टाइम हो चुका है आपके। देखो यहाँ पे करेंगे आप, मैं आपको यहाँ पे ये बता देती हूँ, मैं आपको ये पीडीएफ भेज दूंगी। यहाँ पे जो नई फैलेसी वो कौन सी है, इनअप्रोप्रिएट हम कर चुके हैं, इग्नोरेंस कर चुके हैं, हस्ती जनरलाइजेशन कर चुके हैं। फॉल्स क्यूज फैलेसी क्या होती है, यानी कि किसी चीज के होने का वो कारण नहीं होता लेकिन हम उसका कारण मान लेते हैं। यानी कि हम किसी भी चीज का के होने का वो कारण नहीं है लेकिन हम उसको वो कारण बता देते कि ये सिर्फ इसकी वजह से हुआ। जैसे कई बार ये होता है ना कि जब हम घर से निकलते हैं तो अगर छींक आ जाती है, ठीक है, और अगर वो काम नहीं बनता है तो हम क्या कर देते हैं, उन दोनों को कंबाइन कर देते हैं कि हम बोलते हैं कि हाँ उसने छींक मारी थी तो इस वजह से मेरा एक काम नहीं हुआ। भले ही उन दोनों के बीच का वो कोई कनेक्शन नहीं है, उन दोनों के होने का वो कारण नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनका वो कारण दर्शाते तो हो जाएगा फॉल्स ट्रू। ये 2 होगा ना, अपील टू इग्नोरेंस। यहाँ पे क्या लिखा गया, देयर इज नो एविडेंस दैट सिगरेट स्मोकिंग क्यूज लंग कैंसर। हाँ तो ये क्या हो जाएगा, ये अपील टू इग्नोरेंस होगा, ठीक है। अब क्या होगा, एक जैसे फॉल्स क्यूज होता है उसी तरह से फॉल्स डायलेमा होता है। और फॉल्स डायलेमा में क्या होता है, जैसे यहाँ पे फॉल्स क्यूज का तो ये था कि किसी चीज के होने का वो कारण नहीं होता लेकिन हम कारण बता देते। उसी तरह से फॉल्स डायलेमा में क्या होता है कि किसी हमें कोई ऑप्शन मिले, उसके दो ही हमें रास्ते मिले, तीसरा हमें कोई रास्ता नहीं मिला। जैसे कई बार ये होता है ना कि मतलब सीरियल वगैरह में दिखाते हैं ना कि झगड़ा हो जाता है तो मतलब पत्नी या फिर सास बोलती है या तो ये रहेगी या मैं रहूंगी, यानी कि वो बीच का कोई रास्ता देखते ही नहीं है। डी मतलब
टू, ठीक है। यानी कि डालिमा, तो यहाँ पे फास्ट डालिमा क्या होता है कि हमें ये दिया जाता है या तो तू ये कर या फिर ये कर, ठीक है। बीच का तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, वो हो जाएगा फास्ट डालिमा। यानी कि हमें सिर्फ दो ही कारण दिए जाते हैं, या तो तुम्हें ये करना है या फिर ये करना, हमारे पास बीच का कोई रास्ता होता ही नहीं, वो फास्ट डालिमा हो गया। असली जर्नलाइजेशन हम कर चुके हैं। ओके, अपील टू इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी, वही कि उसके पास अथॉरिटी नहीं होती। अपील टू इग्नोरेंस, यही कि वो क्या करता है कि लैक ऑफ प्रूफ की, वो क्या करता है कि मतलब कोई चीज ट्रू नहीं साबित कर पाए, इसलिए वो फॉल्स साबित कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपील टू इग्नोरेंस, ठीक है। आगे करते हैं हम। ये सब आपकी, ये आ गई आपकी फॉर्मल फैलेसी। आपका कितना रहता है? कोई आपकी क्लास है क्या अभी? यस मैम, डाइट की है। तो ठीक है, अभी हम क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। मैं आपको एक पीडीएफ भेज दूंगी, अगर आपको देखो जो ये लास्ट वाली बचती है, ये हमारे पास लास्ट वाली बच गई। एक तो हमारी बच गई फॉर्मल फैलेसी और दूसरी बच गई हमारे पास हेत्वाभास। ये आपको वहां पे यूट्यूब पे क्लास मिल जाएगी, ठीक है, प्लेलिस्ट में लास्ट में ही मिलेगी, तो आप वहां से कर लेना। और अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप मेरे पास मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके, यस मैम। क्योंकि अभी टाइम भी हो चुका, आपकी नेक्स्ट क्लास भी है। मेरा